एक्चुअल में डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या क्या काम होता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, स्किन, हेयर, नेल्स। पिगमेंटेशन हो गया या एक्ने हो गया, टीनेज में शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों होती है? दैट इज़ द टाइम जब मेनार्के होता है लड़कियों में, दे बिगिन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड लड़कों में भी अपने ग्लैंड्स और उनकी बाकी की चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। मतलब आई थिंक इसी वजह से लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल अब काफ़ी पहले स्टार्ट होने लगा है। All these things start by the age of 12, 13, these days even 10 and 11, because ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत प्री मेच्योर हो रहे हैं लोग ना, टाइम से पहले 12-13 की उम्र में ही लड़कियों को लग रहा है कि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं। क्या ये सही एज है कि मेरे बच्चे को फेस वॉश यूज़ करना चाहिए? क्या ये सही एज है कि मेरे बच्चे को सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? आज जो एक्ने है वो लंबे समय तक अगर आप अपने चेहरे पर ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि वो एक्ने मार्क्स या स्कार्स छोड़ देगा। उसके बहुत बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। ये जो आप नोडुलर सिस्टिक एक्ने की बात कर रहे हो, ये सबसे हाई ग्रेड का होता है। क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, these three things are very very important. What is your age? ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर पसंद ही नहीं है। केमिकल सनस्क्रीन्स को हम प्रेग्नेंट लेडीज एंड ब्रेस्ट फीडिंग में अलाउ नहीं करते हैं। क्या सनस्क्रीन कैंसर कॉज करता है? प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी के एक और अमेजिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। लास्ट वाला हमारा कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर नेहा यादव ऑनेस्टली बहुत अमेजिंग गया। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत सारे हमारे पास कुछ न्यू क्वेश्चंस भी आए, स्पेशली सनस्क्रीन रिलेटेड। अलग अलग स्किन टाइप के लिए, अलग अलग स्किन्स के लिए हमें किस तरीके का सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, फॉर ऑयली स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन्स। सो इन दिस अमेजिंग एपिसोड हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसके अलावा मुझे आपसे एक चीज़ और बोलनी है कि हम जितना भी कंटेंट पब्लिक करते हैं, इतने सारे लोग उसको देखते हैं, बट बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसके बाद उसको सब्सक्राइब करते हैं। तो खास करके चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस होंगे कि हम और अच्छे गेस्ट को आपके सामने और अच्छे क्वेश्चंस के साथ लेकर आ पाएँ। एंड स्पेशली दिस स्पेशल एपिसोड इज़ पावर्ड बाय इनारा स्किन ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जहाँ पर आपको सिर्फ अपना फ़ोन ओपन करना है, अपने फेस को स्कैन करना है और आपके फेस के अकॉर्डिंग ही ये एप्लीकेशन आपको सजेस्ट कर देगा कि आपका डेली स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से आपका डॉक्टर एवरी टाइम आपके साथ है। जस्ट ओपन योर फोन एंड आप अपने बारे में सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपको स्पेशल किसी डिसीज़ के लिए कंसल्ट भी करना है तो आप इसी एप्लीकेशन के थ्रू अपने सिटीज़ में भी और आप जो इनारा पर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उनके साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो एंजॉय द कॉन्वर्सेशन। अगेन डॉक्टर नेहा यादव ऑन द प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी। अगेन वेलकम टू द प्रभात डिस्कवरिंग रियलिटी। मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर वंस अगेन। एंड ऑनेस्टली मतलब हमने जो लास्ट टाइम कॉन्वर्सेशन की, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है अब देखकर उसके रिस्पॉन्स के बाद कि एक्चुअल में लोग अब अवेयर भी हो रहे हैं। पहले शायद इतना अवेयरनेस नहीं था स्किन रूटीन को लेकर, और ये ज़रूरी भी है या एक ये रहता था कि हाँ ठीक है कर लेंगे, कौन देख रहा है हमको। अब वो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा चेंज आ रहा है। थैंक्स टू सोशल मीडिया, एवरीबडी इज बिजी क्लिकिंग देयर पिक्चर्स एंड सेल्फीज। सो आई थिंक उसके बाद ये ज़्यादा लोगों में जागरूकता आई है इस बात को लेकर। एंड मुझे लगता है आप लोगों ने भी बहुत एफर्ट्स किए हैं इसके लिए। आई मीन एफर्ट्स हम काफ़ी पहले से कर रहे थे, डाल रहे थे, लेकिन वही बात थी, बात को 1 से 1000 लोगों तक पहुंचाने का कोई ज़रिया एज सच था नहीं, एक्सेप्ट अ टेलीविज़न और अ रेडियो। बट नाउ सिंस देयर इज़ सोशल मीडिया, तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया। इट्स अ डुअल एज स्वॉर्ड। हाँ, दो-धारी तलवार है। हर अच्छी बात भी लोगों तक पहुंचती है और हर गलत बात भी कई लोगों तक पहुंच जाती है, जो काफ़ी नुकसान भी करती है। सो हमें एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों के साथ प्ले अराउंड करना पड़ता है कि हम अपनी बात भी सही लोगों तक पहुंचा सकें, और जो गलत बातें डूइंग द राउंड्स हम उनको भी जितना हो सकता है मैक्सिमम बस्ट करें। एक तो सबसे पहले मतलब मैं इस चीज़ पे ही बात करना चाहता हूँ कि आज भी लोगों को ये नहीं पता है कि एक्चुअल में डर्मेटोलॉजिस्ट का क्या क्या काम होता है। कई लोग सोचते हैं कि क्या वो सर्जन होते हैं केवल, कई लोगों को लगता है केवल या सनस्क्रीन ही रिकमेंड्स करते हैं केवल, इसके अलावा स्किन केयर के अलावा और कोई काम नहीं होता है, जबकि इतनी बड़ी डिग्री है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशन के बारे में, सेकेंडली आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बेस्ट चीज़ क्या लगती है? हाउ मतलब एनर्जेटिक आप कैसे रहती हो हमेशा, जो आपको रोज़
सेम एनर्जी देती है। सो आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में अगर एनर्जी की मैं बात करूं तो यू हैव टू बी ऑब्सेस्ड विद वॉट एवर यू डू। आपके लिए वो काम फील नहीं होना चाहिए। Right. मेरे ख्याल से एनर्जी उसी चीज़ में आती है। खुशी तभी आती है उस काम को करने में, जो मन लगता है वो तभी लगता है जब आप रियली अपने काम से प्यार करते हैं, और फिर वो नो मोर इट फील्स लाइक अ वर्क, यू नो द सेम थिंग व्हाट यू डू, यू रियली एंजॉय डूइंग Right. दिस, right? Meeting people, getting to know a lot of things, and the similar things is with us as well. डर्मेटोलॉजिस्ट, हाँ ऑफ कोर्स लोगों को लगता ही है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट है तो हाँ भाई चमड़ी की कितनी बीमारियाँ होती होंगी, है ना, झाइयाँ हो गई, एक्ने हो गए, बाल टूट रहे हैं, बस ये 3-4 चीज़ें हो गई। और आई थिंक लास्ट एपिसोड में हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात किया था विच वॉज पर्टेनिंग टू नेल्स एंड स्किन, कि अंदरूनी शारीरिक जितनी भी बीमारियां हैं वो किस तरीके से हमारे स्किन, नेल्स और दूसरी चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि अंदर इंसान के शरीर में क्या चल रहा है। राइट। सो डर्मेटोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग पर्टेनिंग टू स्किन, हेयर, नेल्स, एवरीथिंग। अब स्किन, हेयर, नेल्स जब हम बोल देते हैं तो बात वहीं ख़त्म नहीं हो जाती है। सिमिलर वे, अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, स्किन, हेयर, नेल्स, ये तीनों चीज़ें आपके शरीर के अंदरूनी जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, आपका मेटाबॉलिक जो जितनी भी एक्टिविटीज़ बॉडी में चल रही हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। चाहे वो हार्मोन्स हों, चाहे वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज हों, चाहे आपका गट हो। वी स्पोक वेरी वेल लास्ट टाइम अबाउट द गट हेल्थ, कितना इम्पैक्ट वो डालता है स्किन पे, एंड आपका हार्ट हेल्थ, आपका लंग हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, दिमाग में क्या चल रहा है, कॉर्टिसोल कैसा है, स्ट्रेस कैसा है, इन सभी चीज़ों का असर आपकी स्किन, हेयर एंड नेल्स पर पड़ता है। राइट। सो डर्मेटोलॉजिस्ट इज़ ओवरऑल, ऑफ कोर्स आप MBBS करते हो जिसमें आप अपने शरीर को टॉप टू बॉटम, हेड टू टो आप पूरा पढ़ाई करते हो, एंड देन फिर आप स्पेशलिस्ट बनते हो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के। Given the name, so skin is the largest organ of the body. So a dermatologist is someone who specializes in studies, pathology, diseases of anything and everything pertaining to skin, hair and nails. इसके साथ फिर हम जो venereal diseases होते हैं जैसे leprosy या फिर AIDS हो गया या sexually transmitted diseases हो गए, ये venereal diseases भी हमारे अंडर में आती हैं, और इसके लिए भी हम इसी के दौरान पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ये सारी चीज़ें हुई हैं वो खास करके स्किन केयर रूटीन्स एंड इन सारी चीज़ों को लेके ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। एक्चुअल में लोग और प्रॉब्लम्स को सीरियसली लेते भी नहीं हैं। बट अगेन एक चीज़ वही जो आपने जब मेंटल हेल्थ की बात करी, मुझे लगता है कि हम कितना भी इस चीज़ को इग्नोर करें, बट हमारा स्किन कलर कैसा है, फेयर है या स्लाइटली डार्क है या कैसा है, उस चीज़ का, एंड हम कैसे दिख रहे हैं, पिगमेंटेशंस है, पिंपल्स है, एक्नेस है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, हम चाहे किसी से कहें या ना कहें, लेकिन मेंटल हेल्थ पे हमारी इफेक्ट करता है। हमारी वॉइस टोन में भी चेंज आ जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग विद समवन, की कॉन्फिडेंट वो नज़र नहीं आता कि मतलब हम कैसे दिख रहे हैं। तो मैं वही अगेन शुरू यहीं से करना चाहता हूँ कि मैं इस बार थोड़ा सा चाहता हूँ कि हम डिटेल में डिस्कस करें कि एक्चुअल में पिगमेंटेशन हो गया या एक्ने हो गया, टीनेज में खास करके बहुत ज़्यादा ये शुरू हो जाता है बहुत ही कम एज से, तो शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों होती है उस एज में? सो ये एक ऐसा एज होता है जो टीन एज का जो टाइम होता है, एक बचपने से जबकि स्किन बिल्कुल ही यू नो इट इज़ नथिंग लाइक अपने आप नॉर्मली उसकी साइकिल है शेडिंग ऑफ होने की, रीजनरेट होने की, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मली चल रही होती हैं। बच्चा जब पैदा होता है, अगर आपने न्यू बॉर्न बेबी देखा है तो उसका फेस और बालों पे और बॉडी पे बहुत वाइट सा पाउडरी सब्सटेंस होता है, राइट? वो स्किन, डेड स्किन टिश्यू ही होता है ना? क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो जो उसकी स्किन साइकिल होती है वो समवेयर अराउंड 1 वीक, 7-10 डेज, 15 डेज इस तरीके से होती है, और हर इन दिनों के दौरान उसकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएट होती है, शेड ऑफ होती है, एंड नई स्किन नीचे से जनरेट होकर आती है। जैसे जैसे हमारी स्किन बढ़ती है एज के साथ, 10 या 11 की उम्र के बाद आपकी बॉडी में हार्मोनल जिस तरह के चेंजेस
आने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और वो चेंजेस की वजह से आपके जो स्किन की साइकिल है उस पर भी इसका असर पड़ता है कि वो थोड़ी सी और लेंदन हो जाती है। ओके। सो अगर मैं बात करूं कि एक 20 साल का लड़का या लड़की और एक 45 साल का या लड़का या लड़की, तो इन दोनों की स्किन की जो साइकिल है वो काफ़ी डिफरेंट होगी। ओके। 20 साल वाला का 20 से 25 दिन में उनकी स्किन एक्सफोलिएट होकर नई स्किन आ रही होगी, और वहीं 45 साल की उम्र में वो जो साइकिल है वो लेंदन अप हो जाएगी, जो कि 40, 45, 50 दिनों में उनकी स्किन एक्सफोलिएट हो रही होगी। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर एंड पॉइंट है उन लोगों के लिए समझने के लिए जिन्हें ये लगता है कि उनकी स्किन 30 या 35 के बाद ज़्यादा डल होनी शुरू हो गई है। ओके। इज़ बिकॉज उनकी स्किन प्रॉपरली टाइमली एक्सफोलिएट, सेल्फ एक्सफोलिएट नहीं हो रही है। Okay. और अगर हो भी रही है तो ड्यू टू हार्मोनल इश्यूज या जो भी और दूसरे चेंजेस उनकी बॉडी में आ रहे हैं, अनइवन तरीके से उनकी स्किन जो है शेड ऑफ हो रही है। फोरहेड से शेड ऑफ हो गई, नोज़ के ऊपर से शेड ऑफ नहीं हुई, चीक में यहाँ से शेड ऑफ हो गई, साइड से शेड ऑफ नहीं हुई, तो वो अनइवन टोन एंड टेक्सचर स्किन को देता है। ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर जब प्यूबर्टी की बात होती है तो ऐसे क्या चेंजेस आते हैं, तो नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ऑफ कोर्स द हार्मोनल। जो भी चेंजेस शरीर में आ रहे हैं एक मेल के और एक फीमेल के, दैट इज़ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर। और जहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, यही 2-3 हार्मोन्स जिनके बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं, जो कि टेस्टोस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, राइट। एंड दैट इज़ द टाइम जब मेनार्के होता है लड़कियों में, दे बिगिन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड लड़कों में भी अपने ग्लैंड्स और उनकी बाकी की चीज़ों पर इसका असर पड़ता है। ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट आपके ऑयल ग्लैंड्स पर भी पड़ता है, जो कि सीबम बनाते हैं। Okay. जहाँ जहाँ आपकी स्किन में बाल है, जहाँ जहाँ स्किन है, वहाँ वहाँ पे पोर्स हैं। बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपके ये ग्लैंड्स, ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ये कई ज़्यादा होते हैं। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये सेबेशियस ग्लैंड्स बहुत कम होते हैं। जैसे आपने देखा है पाम्स में एंड सोल्स में आपको कम पसीना आता है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनको हाइपर हाइड्रोसिस जो हम कहते हैं, कि हाथों में और पाम्स में, सोल्स में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बिकॉज दैट इज़ लाइक क्या हाइपर एक्टिव है उनके ग्लैंड्स वहाँ पर। तो अंडर आर्म्स की अगर आप बात करो, फेस में स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों को टी जोन वाला इशू होता है, जहाँ पे उनके ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव हैं। दैट इज़ द रीज़न टी जोन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऑयल बना रहा है। ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट बाय द एज ऑफ 12, 13, दीज डेज इवन 10 and 11, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत प्री मेच्योर हो रहे हैं लोग ना, टाइम से पहले के समय में ये सारी चीज़ें जहाँ 15-16 साल की उम्र में होती थी, थैंक्स टू the lifestyle that the kids have started adapting to, उसकी वजह से बहुत असर पड़ा है हार्मोन्स के ऊपर। Okay. जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें काफ़ी उम्र से पहले, समय से पहले आई वुड से स्टार्ट हो गई। मतलब आई थिंक इसी वजह से लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल अब काफ़ी पहले स्टार्ट होने लगा है। सो अगर मैं आज से 2 दशक पहले की बात करूँ तो इट यूज़ टू बी लाइक पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, और बच्चों को भी 14-15 साल की उम्र में पता चलता था कि हाँ ऐसा कुछ है, और उनको बताया जाता था घर में, मेंटली प्रिपेयर किया जाता था कि भाई समथिंग लाइक दिस माइट हैपन, सो डू नॉट गेट वरिड एंड बॉग डाउन बाय दिस, और आपने क्या क्या करना है। बट नाउ अ डेज इवन अ 9-year-old, 10-year-old, एंड इट इज़ वेरी कॉमन नाउ। हाँ, अर्लियर इट यूज टू बी, वी यूज टू कंसिडर इट एज कि प्री मेच्योरली ये चीज़ हो रही है, बट नाउ डेज इट हैज़ बिकम सो कॉमन कि 10 साल हैज़ बिकम वेरी एवरेज एज। एंड इसका मेन रीज़न आपको मैम क्या लगता है? लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स अ लॉट मेनी थिंग्स। देखो, बच्चे की ज़िंदगी में, आप में, हम में, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आगे आने वाले जो साल हैं, उनमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसका एक्चुअली जो स्टार्ट हो चुकी होती हैं वो चीज़ें, वो वोम्ब में ही स्टार्ट हो चुकी होती है, माँ के पेट में, गर्भ में। Okay. That is the reason a mother, a woman who is pregnant, it is very, very important not only for her health and not only for that 9 months of the period, but also for all the years जो कि बाद में उस इंसान की ज़िंदगी बनाने वाले हैं, या उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सो अगर मदर ड्यूरिंग जब वो प्रेग्नेंट हैं, तो उनका अगर शुगर लेवल हाई है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं,
तो उसका डायरेक्टली असर उनके फीटस, उनके वूम पे, उनके बच्चे पर भी पड़ता है, जो आगे चल के आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आज के टाइम में, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था कि पीसीओडी जो बहुत प्रिवलेंट है और आज के समय में बहुत ज़्यादा है, उसका मेन जो फैक्टर है, अगर मैं रूट कॉज में जाऊँ तो कहीं ना कहीं उनके उसी समय का है जब उनकी मदर्स प्रेग्नेंट थी। ओके। एंड जब मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ तो आई गेट टू नो कि हाँ, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका ब्लड प्रेशर हाई था, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको उनका थायराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनका शुगर लेवल या HbA1c बहुत ज़्यादा हाई रहा था, जिसको हम जेस्टेशनल कहते हैं, विच इज़ ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद उनकी ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। सो इन सारी चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है, एंड दैट इज़ द मेन की फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दिस, बच्चों के हाथ में 24 घंटे फ़ोन है आजकल, बच्चे बाहर कम खेल रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, फ़ोन और ये सारी चीज़ें आपके अराउंड, आपके सराउंडिंग में जितना ज़्यादा जिस तरह का बिहेवियरल एक चेंजेस आप में लेकर आती हैं, हमने ये देख रहे हैं आजकल बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अच्छे भी लगते हैं देखने में, ऑफ कोर्स, कि एक छोटा सा बच्चा है बट वो बातें इतनी कर रहा है, वो डांस इस तरीके का कर रहा है, उसकी बातें इतनी मैच्योर्ड हैं, एक बार देखने को अच्छी लगती हैं ये बातें, बट अगर इसको बहुत ध्यान से सोचा जाए तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से समझ में आता है कि बॉडी में मैच्योरिटी हर लेवल पे बहुत जल्दी आ रही है। एक्चुअली मैं लास्ट टाइम अभी डॉक्टर यश पांडे को मैंने बुलाया था, उनके साथ भी मैं डिस्कस कर रहा था। ही इज़ अ सर्जन, और शायद मैंने आपको बताया भी था कि ही इज़ जस्ट ओनली 34 ईयर्स एंड उन्होंने अब तक 10,000 प्लस सर्जरीज की है। राइट। मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी कि मैंने कहा क्या एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है? तो उन्होंने कहा इट इज़ एब्सोल्युटली 100% ट्रू, एंड अगेन यू आर सेइंग द सेम थिंग। तो मुझे लगता है कि फ़ोन्स में हम वैसी चीज़ें देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं। पहले शायद ये इतना वो नहीं लगता था कि इतना बड़ा हार्मोनल चेंजेस लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए लेके आ सकता है, बट आई थिंक वो सराउंडिंग्स और जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब डे एंड नाइट, वैसे ही हमारे माइंड में थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, वैसे ही हार्मोन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। आई थिंक इसकी वजह से प्रीमेच्योर और ये सारी चीज़ें, मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। बिल्कुल, एंड दैट इज़ द मेजर फैक्टर। अब इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, चेहरे पे बाल आने लग रहे हैं। 12-13 की उम्र में ही लड़कियों को लग रहा है कि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं, स्पेशली द साइड लॉक्स या चिन जॉ लाइन पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। बच्चे परेशान हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि शी इज़ जस्ट 14-15, स्कूल में इसका मजाक उड़ाया जाता है, साथ के बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसके चेहरे पे बाल हैं बहुत ज़्यादा, एंड देन वो बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है जस्ट बिकॉज उसको टारगेट किया जा रहा है वहाँ पे। सो इन सारी चीज़ों को कैसे क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए पेरेंट्स का, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स, इन सभी लोगों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि इस तरह के केसेस में आपको किस तरीके से रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए, कैसे आप मैनेज करोगे इस तरह के केसेस, प्लस एट द सेम टाइम सो दैट इट हैज़ गॉट नो हार्म, long term, not harming that kid's mind and the thought process, because ये इस एज में जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत लंबे एज तक हमारे साथ जाती हैं, एंड ये सारी चीज़ें अगेन हमारे सारे हार्मोन्स पे भी एक्ट करती हैं। सो एज आई सेड कि बाल चेहरे पे ज़्यादा आना, एक्ने, जो कि चाहे एक मेल में एक्ने आ रहे हों या फीमेल में एक्ने आ रहे हों, ये बहुत कॉमन है प्यूबर्टी के टाइम, टीनेज के टाइम हम कहते हैं इसे टीनेज एक्ने है, जो बहुत सारे लोगों में सिर्फ बहुत टेम्प्रेरी होता है कि कुछ पर्टिकुलर एज से 13-14 साल की उम्र से एक्ने आने शुरू हुए हैं और 19-20 मैक्सिमम 21-22 साल की उम्र तक आ रहे हैं, एंड देन फिर उसके बाद वो अपने आप ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। इज़ बिकॉज फिर उनका जो बिहेवियर है, उनका बॉडी का पैटर्न है, अंदर जिस तरीके से हार्मोन उनके बैलेंस आउट हो रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी हो रही है, बाकी की सारी चीज़ों का भी असर पड़ने लग जाता है। प्लस एक 18-19 साल की उम्र तक आते आते इंसान को, बच्चे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि उसको अपना स्किन केयर कैसे करना है। तो आई थिंक वो हाइजीन वाला भी जो एक फैक्टर है जिसकी वजह से एक्ने जा नहीं रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि पोर्स ज़्यादा क्लॉग्ड हो रहे हैं, क्योंकि चेहरे पे गंदगी है, मुंह नहीं धो रहे हैं, फेस वॉश यूज़ नहीं कर रहे हैं,
ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस एज तक आते आते बच्चा सीख जाता है और ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है मेरे पास पेरेंट्स का कि क्या ये सही एज है कि मेरे बच्चे को फेस वॉश यूज़ करना चाहिए? क्या ये सही एज है कि मेरे बच्चे को सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए? और वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। प्लस दे डोंट वांट कि हम कोई टैबलेट स्टार्ट करें, कोई ओरल मेडिकेशन स्टार्ट करें, बच्चा बहुत छोटा है, क्या ये मेडिकेशंस के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एंड सो फोर्थ। सो लाजमी है इस तरह के क्वेश्चंस अपने बच्चे के लिए आना, ऑफ कोर्स जिन्हें पता नहीं है, लेकिन एज अ डॉक्टर, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए उनको ये समझाना कि आज जो एक्ने है वो लंबे समय तक अगर आप अपने चेहरे पर ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो बहुत हाई चांसेस रहेंगे कि वो एक्ने मार्क्स या स्कार्स छोड़ देगा। मैम कुछ लोगों ने आपको मतलब देखा होगा कि कुछ के बहुत बड़े बड़े दाने हो जाते हैं। मैंने कुछ लड़कियों में, इवन लड़कों में देखा बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब उनका पूरा चेहरा दानों से ही भरा हुआ होता है। राइट। इनिशियली उसका रीज़न भी एक्नेज ही है। एंड ये क्या मतलब ये हाँ, तो एक्ने कई तरीके के होते हैं। जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जिन्हें हम कॉमेडॉन कहते हैं, वो कॉमेडोनल एक्ने होते हैं। वो बिल्कुल छोटे होते हैं जिसमें या तो पस भरा होता है या फिर क्लॉग्ड होते हैं वो पोर्स, तो वो ब्लैक या वाइट कलर के दिखते हैं। वाइट जो क्लॉग्ड पोर है अगर वो ओपन हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर की कांटेक्ट में आ जाता है तो वो अपना कलर चेंज करके ब्लैक हो जाता है। ओके तो आइडियली ब्लैक एंड वाइट हैं सेम, इट्स जस्ट अबाउट कि वेदर दे आर क्लोज्ड और ओपन। ठीक है, सो ये कॉमेडोनल एक्ने हो गया। देन अगेन यू हैव पुस्ट्यूलर एक्ने जिसमें पस है, छोटे छोटे से होते हैं, रेड कलर के होते हैं, पस फिल्ड होते हैं, राइट। देन देयर आर एक्ने, द वन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो नॉड्यूलर सिस्टिक एक्ने होते हैं। ओके सो ग्रेडिंग होती है उनके चेहरे पे। या सो ग्रेडिंग होती है एक्ने में। और ये जो आप नॉड्यूलर सिस्टिक एक्ने की बात कर रहे हो ये सबसे हाई ग्रेड का होता है। आप कुछ ऐसी 3 या 4 चीज़ें मतलब कोई अगर देख रहा है हमको वो पता लगा सके सिर्फ देखकर, क्योंकि एक्चुअली लोग डॉक्टर्स के पास यूजुअली नहीं जाते, उन्हें लगता है ठीक हो जाएगा। या बट ये बहुत गलत है। आइडियली आपको जाना ही चाहिए बिकॉज नो वन फिट्स ऑल, दैट्स माई मंत्रा। आई हैव सेड दिस जिलियन टाइम्स कि नो वन फिट्स ऑल। चाहे वो आप स्किन केयर की बात करो, चाहे कपड़ों की बात करो, चाहे फैशन की बात करो, चाहे आप रिलीजन की बात करो, चाहे आप अपनी किसी भी आस्था की बात करो, आप किसी भी चीज़ की बात करो, हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होती हैं वो चीज़ें। सो सेम वही चीज़ हर एक इंसान पर सूट नहीं की मतलब हो सकती है। एंड एक डॉक्टर आपको सही सलाह दे सकता है कि अब ये पर्टिकुलर इस तरह का एक्ने है तो इस तरह के एक्ने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए। हो सकता है मैं आज कोई जो बात बोलूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि भाई बेंजोइल पेरोक्साइड बहुत अच्छा फेस वॉश होता है जो कि स्पेसिफिकली एक्ने के लिए बना होता है, राइट। सल्फर बेस्ड फेस वॉश होते हैं जो कि अगेन एक्ने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बट अब क्या हम हर तरह के एक्ने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड और सल्फर बेस्ड फेस वॉश दे देंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, राइट। सो सिर्फ ऐसे पर्टिकुलर एक्ने जो कि काफ़ी बड़े हैं, बहुत पस फिल्ड हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, बहुत लंबे समय से आपके साथ, क्या मैं खुद से जान सकता हूँ मुझे ये किस तरीके का एक्ने है? तो हम एज आई सेड कि हम कॉमेडोनल एक्ने को दिखा देते हैं जो कि वाइट हेड है एंड ब्लैक हेड है। वाइट हेड है जिसमें पस है जो कि कवर्ड है ऊपर से, छोटे छोटे से वाइट से मतलब आपको बम्स अपने चेहरे पे दिखाई देंगे ऑल ओवर फेस में। जो ब्लैक हेड होता है दैट इज़ अगेन बहुत बहुत यूजुअल एंड कॉमन ब्लैक हेड का एरिया होता है, वो है नोज़, अंडर द लोअर लिप, चिन वाले एरिया में, चीक्स पर भी होता है लोगों को। एंड ये ब्लैक हेड अगेन इट्स अ ट्रैप्ड ऑयल एंड गंक। जो भी चेहरे पे गंदगी है, आपके पोर्स हार्मोन्स की वजह से क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। अब ये सारी गंदगी, गड्ढे हैं जहाँ पे, जितनी भी गंदगी उसके ऊपर पड़ेगी, पड़ती रहेगी, वो गड्ढा भर जाएगा है ना। अब वो गड्ढा भर गया तो वो क्लॉग्ड पोर हो गया। okay. अब वो क्लॉग्ड पोर अगर एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर की स्किन हट गई है, तो वो जब जैसे एयर के कांटेक्ट में आ जाता है वो बन जाता है ब्लैक कलर का हो जाता है। तो सेम जो वाइट हेड है वो ब्लैक हेड में तब्दील हो जाता है। okay. इन्हें हम कॉमेडोन्स कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पुस्ट्यूलर एक्ने आते हैं, ठीक है। पस फिल्ड रेड उनकी सराउंडिंग रहेगी, कुछ पेनफुल भी हो सकते हैं, कुछ बिल्कुल एब्सोल्युटली पेनलेस होते हैं, लेकिन उनमें पस फिल्ड होता है। देखो मेजॉरिटी जहाँ पे भी पस होगा ना, पस बनी इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन हो रहा है।
ओके। बैक्टीरिया पनप रहा है, इसीलिए वहाँ पे पस बन रहा है, राइट। जहाँ पे भी बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन हो रही है, वहाँ पे मेजॉरिटी टाइम पेनफुल ही होंगी वो चीज़ें, ठीक है। सो वो बल्ज हो गया है, अब आपका नीचे से जो सिबेशियस ग्लैंड है वो बल्ज हो गया है, वो वहाँ से ऑयल भी लगातार बनाया जा रहा है, यहाँ से आपका डर्ट भी चेहरे पे चिपका हुआ है, आपका स्किन प्रॉपरली एक्सफोलिएट नहीं हो रहा है, आप हाइजीनिकली कोई चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ पे वो चीज़ें भरती जाएंगी, वहाँ पे बैक्टीरिया को बढ़िया जगह मिल गई कि वाह, मुझे तो ये इतना बढ़िया 5 स्टार होटल मिल गया है कि मैं यहाँ आराम से सो सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एंड मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकता हूँ। एंड ये सारी चीज़ें फिर वो पुस्ट्यूलर आपके एक्ने बना लेती है। अब इसी पुस्ट्यूलर एक्ने को आप और भी ज़्यादा भयावह रूप दे दो, सो आपका क्या हो गया है कि सिस्ट बन गई है एक तरीके से। तो एक ग्लैंड, एक ओपनिंग और दूसरे ओपनिंग के बीच में कनेक्टिविटी हो गई है। सो एक तरफ का सिबेशियस जो ग्लैंड जो ऑयल बना रहा है, यहाँ का ऑयल बना रहा है, इनके बीच में इंटरलिंकिंग हो गई है। तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े हाइपरट्रॉफिक इस तरीके के नोड्यूलर सिस्टिक एक्ने होते हैं लोगों के फेस पे, जिसमें प्रॉपरली सर्जरी करके उसको निकाल कर हमें स्टिचेस भी देने पड़ जाते हैं कई बार। तो ये वाली इस तरह की जब चीज़ें हो जाती हैं तो ये बिल्कुल हाई ग्रेड जो स्टेज हम जैसे एक्ने रोका जा सकता है इसको पहले? हाँ, काफ़ी पहले रोका जा सकता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल को देख के और दूसरी चीज़ें देख के अपने चेहरे पे चीज़ें ना लगाओ। एंड दिस इज़ द टाइम जब इसको हम ओरल मेडिकेशन डेफिनेटली हम देते हैं पेशेंट को, एंटीबायोटिक के तौर पर देते हैं। हम विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है आइसोट्रेटिनोइन, दैट इज़ अगेन ओरल फॉर्म में हम उसे देते हैं और वो देना ही पड़ता है। दूसरी और भी एंटीबायोटिक्स होती हैं लाइक मिनोसाइक्लिन एंड ऑल, और इन सभी को फिर हम वी टेक अ कॉल लुकिंग एट द पेशेंट, हम डिसाइड करते हैं कि इसको हमें किस ओरल मेडिकेशन से स्टार्ट करना है। अगर लो डोज पे कम डोज वाली किसी भी मेडिकेशन से स्टार्ट करके कोई चीज़ ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज देन वी टेक अ कॉल। तो एटलीस्ट 4 वीक्स तक हम देखते हैं, 4 to 6 वीक्स तक कि हमें रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, अकॉर्डिंगली वी डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। नॉर्मल एक्नेज में कोई ऐसी मतलब कॉमन सनस्क्रीन जो आपको लगता हो, या कोई भी सनस्क्रीन की बात मैं नहीं करूँगा, जैसे अभी आपने बोला कि कोई भी ऐसी चीज़ जब किसी को लग रहा है टीनेजर को कि मुझे अभी नॉर्मली एक्नेज होना शुरू हुआ है, लास्ट में इतनी स्थिति ख़राब ना हो, वो उस स्टेज तक ना पहुँचे, क्या मोस्ट कॉमन प्रिकॉशंस लेने शुरू कर देने चाहिए कि हम वहाँ तक ना पहुँचे? एक अच्छा फेस वॉश, चेहरे को सुबह और शाम डेफिनेटली फेस वॉश से धोना। ये आई थिंक लास्ट टाइम भी आई हैड स्पोकन अबाउट दिस कि क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, CTMS, जिसमें से टोनर ठीक है कैन बी स्किप्ड। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक इंसान का फेस टोनर के लिए बना है या हर एक टोनर इज़ मेड फॉर एवरी स्किन टाइप एंड टोनर इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट, नो नॉट लाइक दैट। आजकल के जो मॉइस्चराइजर्स हैं उसमें भी इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइड्रेटिंग है। So at least cleanser, moisturizer and sunscreen, these 3 things are very very important irrespective of your skin type. आपकी स्किन टाइप ऑयली अगर है, देखो मेजॉरिटी जो एक्ने पेशेंट्स होते हैं ना वो आपको ऑयली स्किन में मिलेंगे, ओके, क्योंकि वो ऑयल ज़्यादा बना रहे हैं ना। तो जब वो ऑयल ज़्यादा बना रहे हैं तो गंदगी भी ट्रैप कर रहे हैं। आप हम अपने शरीर पे भी ऑयल लगा कर बैठ जाएं, थोड़ी देर बाद देखो उसमें नॉर्मल से ज़्यादा आपको डर्ट चिपका हुआ बॉडी पे मिलेगा। किसी भी जगह पे ऑयल लगा दो वो अट्रैक्ट करता है डर्ट को, राइट। सिमिलर वे फेस पे अगर ऑयल ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा निकलेगा तो वो डर्ट को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डर्ट वहाँ पे ज़्यादा बैठा रहेगा। हाइजीन आप फॉलो कर नहीं रहे हो, किसी भी चीज़ से चेहरा पोंछ रहे हो, बाहर खेलने जा रहे हो तो शर्ट से बाकी की चीज़ों से अपना पसीना पोंछ रहे हो, एंड देन जिम भी जा रहे हो तो जिम के तुरंत बाद अपने चेहरे को पानी से नहीं धो रहे हो। ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है हम सब कुछ तो अच्छा फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी क्यों हो रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ को मिस कर जाते हैं।
तो एक अच्छा क्लेंज़र ऑयली स्किन में, क्योंकि एक्ने सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ऑयली स्किन के क्लेंज़र मोस्टली जो मैं रिकमेंड करती हूँ वो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होते हैं, ओके विच इज़ अ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड विच इज़ अ BHA। सैलिसिलिक एसिड में अपने आप में वो कैपेबिलिटी होती है कि वो एक प्रॉपर वे में उस गंक के अंदर जाके उसके साथ मिक्सअप होके उसको तोड़ता है और उसको निकालता है, एक्सफोलिएट करता है इन अ बेटर वे। तो ऑयल का जो एक्यूमुलेशन है, ऑयल का जो जनरेशन है, उसको भी वो कम करता है। ओके तो सैलिसिलिक एसिड ऑयली स्किन, अगर एक्ने प्रोन स्किन है, सो ये रामबाण है। मतलब मुझे लगता है कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड और इतने क्लेंजर हैं पूरी मार्केट में। आपके पास 200 रुपये का, 150 रुपये के क्लेंजर से लेकर 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार के भी क्लेंजर्स हैं मार्केट ओके में, या ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 150 रुपये का ज़्यादा अच्छा है या 3,000 का बेवजह ही है। देखो, फॉर्मुलेशन की वजह से किसी भी चीज़ का कॉस्ट होता है। बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, फॉर्मुलेट करने में, ताकि वो किसी सेंसिटिव स्किन के लिए भी यूज़ की जा सके, उसकी वजह से इरिटेशन कम से कम हो, ड्राइनेस कम से कम हो और सूदिंग हो वो स्किन के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उसका कॉस्टिंग भी आपका जस्ट प्लेन सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से ज़्यादा होगा। बट क्या हम प्लेन सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, ओके हम बिल्कुल कर सकते हैं। For सो every- ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए ऑयली सैलिसिलिक एक्ने एसिड, प्रोन स्किन के लिए हम लोग सैलिसिलिक एसिड यूज़ करते सैलिसिलिक हैं। एसिड यूज कर सकते अब आगे आपकी ड्राई स्किन, कि आपकी ड्राई स्किन है और आपको एक्ने प्रोन स्किन भी है, ओके ठीक है, जो कि कम होता है। उसमें फैक्टर एक्ने होने का बहुत डिफरेंट होता है। वो मेजॉरिटी ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, ठीक है। बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है ना, तो स्किन भी डिहाइड्रेटेड होगी, एक Right. ऑर्गन ही है, राइट। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि स्किन कैसे डिहाइड्रेटेड हो सकती है। चलो, तो जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि क्या पानी पीने से ग्लो आता है, तो डल डिहाइड्रेटेड ड्राई स्किन में अगेन प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत पानी पी रहे हैं, बहुत पानी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पानी लेकिन पर ही ये जिंदा है। लेकिन ये वो स्किन है जिसमें नेचुरली आपका जो सेबेशियस ग्लैंड है वो कम ऑयल सीक्रेट कर रहा है। ओके तो जहाँ ऑयल कम सीक्रेट हो रहा है वहाँ पे ड्राइनेस आ रही है, ठीक है। तो आपका चॉइस ऑफ क्लेंजर, मॉइस्चराइजर शुड बी दैट कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करे, टॉपिकली भी, है ना। तो ड्राई स्किन की जब मैं बात करती हूँ और अगर वो एक्ने प्रोन स्किन है तो मैं मेजॉरिटी जाती हूँ या तो पैंथेनॉल बेस्ड, क्योंकि वो एक्ने भी है। अगर प्लेन ड्राई है स्किन तो मैं हाइलोरॉनिक या सेरामाइड बेस्ड फेस वॉश दे देती हूँ, क्लेंजर दे देती हूँ, जिससे चेहरे पे थोड़ा सा उनको ठंडक भी मिले, एट द सेम टाइम वो सूदिंग हो, हाइड्रेटिंग फैक्टर हो उसमें, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज आई सेड, पैंथेनॉल भी आप यूज़ कर सकते हो। ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लास्ट टाइम ऑल्सो वी हैड स्पोकन अबाउट दिस इन लास्ट एपिसोड कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो बहुत हाइड्रेटिंग होता है, एक्सफोलिएट भी करता है बट इन अ मच मोर हाइड्रेटिंग मैनर, तो वो चेहरे को ड्राई नहीं करता है। तो लैक्टिक एसिड बेस्ड फेस वॉश भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। देन कम्स अ कॉम्बिनेशन स्किन, कि या तो वो टी जोन बहुत ऑयली है और चीक्स आपके ड्राई हैं, या फिर आपका वेदर के हिसाब से स्किन चेंज हो रहा है ना। मेरी अपनी स्किन कम्स अंडर दिस सेक्शन, जहाँ पे मेरी वेदर के हिसाब से स्किन चेंज होती है। तो मेरे वेदर के हिसाब से मेरा पूरा स्किन केयर रूटीन जो है वो चेंज होता है। आई अंडरस्टैंड कि ये हर एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर वेदर में चेंज करें अपने स्किन केयर को, बट कॉम्बिनेशन स्किन एक ऐसी चीज़ है जिसमें यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। या तो आप अपनी स्किन को ओवरली ऑयली कर लोगे या फिर आप अपनी स्किन को ओवरली ड्राई कर लोगे। सो स्टिक टू समथिंग विच इज़ नाइदर हियर नॉर देयर। So when I talk about that, पैंथेनॉल एंड नियासिनामाइड आर वेरी वेरी गुड। नियासिनामाइड बहुत आजकल चल रहा है मार्केट में, everything about niacinamide serums and niacinamide moisturizers and everything. So niacinamide and panthenol एक ऐसी चीज़ हो गई जो अगर आपके फेस वॉश में है तो बड़ा इजी है, ना वो आपके फेस को ड्राई करेगा, ना वो आपके फेस को ओवर ग्रीजी करेगा, वो बहुत ही जेंटलर वे में आपके चेहरे के गंक एंड डर्ट को क्लीन करेगा। ओके
ठीक है। प्लस ऑफ कोर्स इसके थोड़े से ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सूदिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये वाली सारी चीज़ें फिर सेंसिटिविटी पे भी काम कर जाती हैं। सो ऐसा फेस जो ड्राई है, रेड रेड ब्लॉची हो जाता है, उनके लिए पैंथेनॉल इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज गो टू। देन लास्ट आपका सेंसिटिव स्किन आ जाता है। अब सेंसिटिव स्किन की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं। वो इतने सस्ते भी नहीं मिलते हैं मार्केट में, क्योंकि सेंसिटिव प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें काफ़ी रिसर्च लगती है, उसका फॉर्मुलेशन डिफरेंट होता है, बहुत केयरफुल होके उसको बनाया जाता है। सो नॉर्मल सी बात है कि वो आपको 100, 200, 150 रुपये में नहीं मिलेगा। सो सेंसिटिव स्किन की जब हम बात करते हैं तो पैंथेनॉल एंड सेरामाइड, दीज आर द 2 थिंग्स जो सेंसिटिव स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके। इस तरह के क्लेंजर्स आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी देंगे, अननेसेसरी आपके चेहरे को स्ट्रिप नहीं करेंगे, आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो आपके चेहरे पे लालपन आना, एक्ने आना, या जो भी छोटे छोटे आपको रैशेज़ आ रहे हैं वो वाली चीज़ें नहीं आएंगी। सेंटेला एशियाटिका, जिसे गोलुकोटा कहते हैं, एंड वो जिसे हम सीका भी कहते हैं, बहुत फेमस है, आजकल चल रहा है। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपना लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले हैं, उन्होंने इसके बारे में काफ़ी बात की है। बट देन अगेन फॉर्मुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट बिकॉज ये किसी एक्टर या एक्ट्रेस का फॉर्मुलेशन है तो वो बहुत बेहतरीन होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही बड़े दिग्गज डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले हैं, जिसके पीछे बहुत रिसर्च की गई है, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेक किया है, गो थ्रू किया है, सैम्पल्स चेक किए हैं, और फिर उसके बाद ही प्रॉपर R&D के बाद उसको मार्केट में लाया गया है। सो सेंटेला एशियाटिका सीका एक ऐसी चीज़ है जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए एज अ बून, इट्स अ ब्लेसिंग। सो अगर आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट स्टिक टू 2 थिंग्स, पैंथेनॉल एंड सेंटेला एशियाटिका विच इज़ सीका। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपने एज अ सेंसिटिव स्किन अगर आप अपनी स्किन पर यूज़ कर लेते हो तो आपको कुछ भी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। देखो होता क्या है ना, कंज्यूमरिज्म बहुत है मार्केट में। आप हर दिन 10 लोगों की रील देख रहे हो, हर दिन 10 डॉक्टर अलग अलग रील बनाकर डाल रहे हैं, स्किन इन्फ्लुएंसर्स 10 रील डाल रहे हैं, बिकॉज ये उनका है ही कि उन्हें महीने में 12 रील, 16 रील, 20 रील डालनी है। अब आज अगर वो किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगले हफ्ते सेम प्रॉब्लम के लिए किसी और प्रोडक्ट की बात करेंगे, तो क्या ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। हमारे पास भी ऑप्शंस होते हैं, ऑल्टरनेटिव सभी के पास होते हैं। बट यहाँ पे पेशेंट क्या होता है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अब उसने एक दिन पहले देखा कि मैंने पैंथेनॉल का फेस वॉश की बात की थी, एक हफ्ते बाद बहुत ही ज़्यादा बात की जा रही है सेंटेला एशियाटिका के बारे में, तो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इम्पेशेंस। पेशेंट हैज़ गॉट नो पेशेंस दीज डेज। वो क्या करते हैं, एक हफ्ते बाद ही रहा कि अरे यार तो फोमो हो गया मेरे को, आई एम मिसिंग आउट, सारी दुनिया सेंटेला एशियाटिका यूज़ कर रही है, मैं क्या पैंथेनॉल यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, बस बहुत हो गया। तुरंत अपनी कोई भी एक चीज़ अपने फ़ोन में खोली, स्क्रॉल डाउन किया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। अब तो तब भी लोग इतना, आप जो इतने नाम बता रही हैं लोग देख रहे हैं, वरना जैसे इतने फेस वॉश जो कॉमनली बहुत गार्नियर का हो गया या मेंस का, अभी तक तो सब हर कोई मतलब सेम ही। देखो जब ये वाला बात है ना, बड़ा गिमिकी है ये। आई मीन मेंस फेस वॉश, वुमेन्स फेस वॉश, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। Okay. You don't need a separate men's wash. Why? I mean, मैं समझ सकती हूँ कि एक मेल और एक फीमेल की स्किन की थिकनेस में डिफरेंस होता है, सिंपल, ठीक है। और मेल का नॉर्मल सी बात है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से उनका जो ऑयल सिक्रीशन होता है, जनरेशन होता है, वो एज कम्पेयर टू मेजॉरिटी और कॉमनर, अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो ज़्यादा होता है। बट क्या इसका मतलब ये है कि सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश लड़का यूज़ नहीं करेगा, लड़की यूज़ करेगी? या सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश लड़कियों में 2% यूज़ करना है और आदमियों में 10% यूज़ करना है? नो, इट डजंट वर्क दैट वे। कंसिस्टेंसी इज द गेम। I always say it's never about the concentration. केवल It's always about consistency. It's a marketing gimmick.
ओके, इट इज ऑल अ मार्केटिंग इट्स ऑल ओनली एंड ओनली अ मार्केटिंग गिमिक. कि गार्नियर का मेंस फेस वॉश आ गया देयर इज एंड ये नो सच वुमेन्स. थिंग. अगर आप बहुत अच्छे ब्रांड्स देखोगे, चाहे वो नेशनल डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल ब्रांड्स हो, आपको कभी भी ये सेगमेंट अलग नहीं दिखेगा. हाँ, मैंने भी आपको देखा. हमेशा सेगमेंट क्या अलग दिखेगा कि मतलब एडल्ट्स के लिए और ये पीडियाट्रिक है. एंड स्किन्स के हिसाब से, एंड स्किन के हिसाब से कि दिखेगा. ये ड्राई स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए एग्जैक्टली, है. बट नॉट कि लड़का और लड़की का. वहाँ पे इंसान मतलब एक बड़े एडल्ट और पीडियाट्रिक में होगा, बिकॉज नॉर्मल सी बात है, पीडियाट्रिक स्किन और उनकी बाकी की चीज़ें डिफरेंट होती हैं एडल्ट से. तो उसमें आपको बाइफोकेशन एंड वहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे. बट नेवर अ वेरी वेरी गुड ब्रांड विल नेवर एवर टेल यू कि ये मेन के लिए है और ये विमेन के लिए है. देयर इज़ नो सनस्क्रीन लाइक दैट. देर इज़ नो मॉइस्चराइजर लाइक दैट जो मेन एंड वेमेन के लिए अलग है. देर इज़ नो सनस्क्रीन लाइक दैट जो मेन एंड वेमेन के लिए अलग है. जो सनस्क्रीन आदमियों औरतों के लिए बना है वही सेम सनस्क्रीन आदमियों के लिए भी बना है. हाँ, ये अलग बात है कि अब ऐसे बहुत सारे सनस्क्रीन्स आने लगे हैं जो टिंटेड हैं, जो थोड़ा सा स्लाइटली बीबी क्रीम सीसी क्रीम की तरह एक्ट करते हैं. तो वो मेन आर नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल यूजिंग टिंटेड सनस्क्रीन, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे फाउंडेशन लगाओ. सो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई सनस्क्रीन नहीं है जो आदमियों के लिए अलग और औरतों के लिए अलग बनता है. लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट तो पहले भी थे, बट लास्ट कुछ सालों में लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया है. और शायद कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो ये बड़े ब्रांड्स हैं, क्योंकि अब उन्होंने मेंस के लिए पूरा एक सेगमेंट बना दिया. वहाँ पर कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं है स्पेसिफिकली इन द मार्केटिंग टर्म्स भी कि ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, सेंसिटिव के लिए, कॉम्बिनेशन के लिए. एवरीबडी की लाइक मैं लड़का हूँ तो सब गार्नियर का मेंस फेस वॉश ही यूज़ करेंगे, या आप लड़की हो तो आप फीमेल के लिए वुमेन्स फेस वॉश ही आप यूज़ करेंगे. शायद उसमें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, क्योंकि अब लोगों में ये अवेयरनेस आई है कि वो चूज़ करते हैं कि भाई मेरी स्किन टाइप क्या है और मुझे. तो पहले सनस्क्रीन ही नहीं थे ना. हाँ. पहले ऑप्शन नहीं था. आई मीन beggars can't be choosers. So we didn't have options. हमारे पास options बहुत कम थे, हमारे पास alternatives नहीं थे. तो नॉर्मल सी बात है, लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ चूज़ करने के लिए था ही नहीं. लेकिन आप लोगों ने एजुकेशन दे के ब्रांड्स का बहुत बिजनेस बढ़ाया है. हाँ, yeah. I mean that is another segment. We'll talk about that some other day. But yes. एंड लास्ट टाइम जब आपने हम बात कर रहे थे कि स्किन टाइप कैसे जाने, ऑनेस्टली उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो फिर मैंने खुद का भी चेक किया. Oh, is it? Where did you check that? मतलब जो आपने तरीका जो मैंने बताया, हाँ, जो आपने उससे तरीका चेक किया. मुझे तो कभी उठता हूँ तो कभी कुछ ऐसा फील नहीं होता कि ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा ऑयल हो. हाँ, कुछ भी ऐसा नहीं. You have a very normal skin. Okay. So neither you have oily nor you have dry. हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि गर्मियों में आपको थोड़ा सा नोज़ के ऊपर थोड़ा सा लगता होगा, जो नॉर्मल है. एक नॉर्मल स्किन के लिए गर्मियों में ह्यूमिडिटी में ऐसा फील होना कि मेरे स्पेशली टी जोन पर ऑयली आ रहा है, दैट इज़ वेरी नॉर्मल टू फील फॉर अ नॉर्मल स्किन टाइप. बट अदरवाइज यू हैव नॉर्मल स्किन टाइप. आप देखकर बता सकती हो कि मतलब जनरली, क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया, बहुत लोगों में मतलब इसकी स्किन टाइप क्या होगा. मतलब आई जस्ट नीड टू स्पेंड मे बी I need to spend maybe around 10-15 minutes with that person. वो 10-15 मिनट में if there is no makeup, in 10-15 minutes, and even if there is makeup, even if there is makeup, I can make it out in 10-15 minutes कि ये क्या स्किन टाइप होगा. मुझे क्या फॉलो करना चाहिए फिर? You have normal skin type. Okay. Just go ahead with some maybe a good foam based cleanser, या आप ceramide hydrating cleanser भी यूज़ कर सकते हो. बट नाउ दैट हम इंडिया में हैं और ये वाला जो सीज़न है अब आने वाला समर्स है, तो ऑफ कोर्स यूज समथिंग हफ्ते में, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड and if at all you feel like having two different cleansers. आप पॉडकास्ट करोगी तो अफोर्ड कर लूँगा. मुझे ऐसा लग रहा है. आई नो कर देते हैं ऐसा. सो अगर 2 क्लेंजर रख सकते हो तो नथिंग लाइक इट. सो व्हाट आई टेल देम कि हफ्ते में 2-3 बार एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर यूज़ करो गर्मियों में, और बाकी के दिनों में आप अपना नॉर्मल पैंथेनॉल या सेरामाइड बेस्ड या कोई भी फोम बेस्ड क्लेंजर यूज़ करो. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं लाइक मेरी तरह. सो आई हैव गिवन अप यूजिंग क्लेंजर इन द मॉर्निंग. ओके.
मैं सुबह क्लेंजर यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल सिंपल प्लेन वाटर से अपना चेहरा धोती हूँ, क्योंकि मेरा फेस जो है वो कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन स्किन है। एंड मुझे ऐसा लगा है कि जब से मैंने ये सिर्फ वंस अ डे शाम को मैं आके अपना कभी कभी डबल क्लेंजिंग करती हूँ, कि एक बार मैंने अपने फेस को एक पर्टिकुलर ऑयल या किसी चीज़ से क्लेंज किया और उसके बाद अपना नॉर्मल हाइड्रेटिंग क्लेंजर यूज़ किया। दैट हैज़ सूटेड मी वेरी वेरी वेल। सो आई थिंक लास्ट 1.5-2 years आई वुड से। एज भी हो रही है ना अब, लगती So नहीं है अब ना। अब Honestly, एज मैंने आपको फोटो कई लोगों को दिखाया। मेरी एज के हिसाब से अब क्या हो रहा है कि बॉडी इज गेटिंग आप स्लाइटली। डिस्क्लोज करना चाहोगी वैसे ऑन क्या? कैमरा व्हाट इज योर नहीं। एज? एक्चुअली लोगों को फिर रियल मोटिवेशन मिलेगा। रियल मोटिवेशन हाँ। मिलेगा। ओ माय गॉड, ये बड़ा ट्रिकी हो जाएगा। सीरियसली, मतलब एक्चुअल में फिर लगेगा कि दैट यू आर टेलिंग टू एनीवन कि हाँ अब हमें सुनना चाहिए और सीरियसली। Yeah, right. Okay. So I will be turning 41 Okay. this June. And last 2 years is what I started feeling that hormonal changes की वजह से बहुत सारे changes मुझे भी अपने face पे, अपनी skin में दिखाई देने लगे थे। And that is the reason मैंने पिछले 1.5-2 साल से ये वाला अपना रूटीन अपनाया कि सुबह मैं सिर्फ नॉर्मल सिंपल water प्लेन से। वाटर से अपना चेहरा वॉश करती हूँ। रात में मैं हफ्ते में 2 या 3 बार डबल क्लेंजिंग करती Okay. हूँ। तो यू नो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि हर एक एज, हर एक स्किन टाइप के हिसाब से आपका रूटीन जो है वो बनाया जाता है। नो वन फिट्स ऑल। आपको Right. याद हो जाएगा ये, अब आप भी नहीं, बोलने नहीं। लगोगे क्योंकि मुझे ये बहुत मेरा कुछ याद हो गया। मेरा तकिया कलाम है। दिस इज समथिंग दैट आई स्वेयर बाय, क्योंकि ये सच है, ये सच है। एंड हर एक इंसान की ऑथेंटिसिटी होती है, आपकी यूनिकनेस, आपकी स्किन, आपका डीएनए फ्रेगमेंट, आप खुद यूनिक हो। देयर कैन नॉट बी एनी अदर प्रभात, there Right. cannot be any other Dr. Neha. There might be a lot many people very similar to you or might try to be you, but they can never be you. So how can their skin and their regime be yours? राइट। It can't be. आपकी स्किन आज कुछ है, 4 दिन बाद कुछ और हो रही है। उस इंसान की आज कुछ है, 1 हफ्ते बाद कुछ और हो रही है। उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, उसको स्ट्रेस की वजह से उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बाद उसकी स्किन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। इट कांट बी द सेम। ओके, सो दैट इज़ वाई जब आप स्किन केयर की बात करते हो, बड़ा ही बेसिक सी चीज़ों पे हमेशा अपने आप को रखो। अपना क्लेंजर अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। आपका मॉइस्चराइज़र एक ऐसा टॉपिक है बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। पीपल आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड अबाउट मॉइस्चराइजर। हमसे भी सबसे बहुत लोगों पहले ने तो पूछा है हमारे लास्ट पॉडकास्ट के कमेंट्स में। अच्छा, तो सबसे पहले तो यही है कि मेरा हमेशा का ये स्ट्रगल रहा है ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़र पसंद ही नहीं है। ओके। दे आर लाइक मॉइस्चराइज़र ड्राई स्किन के लिए बने हैं। मॉइस्चराइज़र आर नॉट मेड फॉर ऑयली स्किन। ऐसा नहीं है। देखो ये बॉडी जो है ना, एआई तो अब आया है ना, बॉडी बड़ी और आप पूरा एडवांस use कर आई रहे है। हैं। हाँ, इनारा के थ्रू मुझे सो ऐसा लग रहा है। इनारा के थ्रू या थैंकफुली एआई को हमने लोगों की ज़िंदगी में शामिल कराने की हमारी कोशिश है कि वो उनकी ज़िंदगी का पार्ट हो जाए, जहाँ पे उनको जिस भी दिन जब भी कोई कन्फ्यूजन लगे वो अपना बस ऐप ओपन करके जो भी कन्फ्यूजन है उसको देख लें। उन्हें किसी भी तरह का सपोर्ट या कोई हेल्प चाहिए, बस अपना क्वेश्चन वहाँ पे लिख दें और उनको मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसमें और चैट जीपीटी में डिफरेंस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो चैट जीपीटी भी है, उसमें भी हम अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, बट चैट जीपीटी आपके साथ इमोशनली कनेक्ट कभी नहीं कर सकता जो हम एज ह्यूमन कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? क्योंकि क्या हो जाता है कि जब लोग मेरे साथ कंसल्टेशन लेते हैं और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो मैं उनको सुनती हूँ। ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको घरेलू जो भी परेशानियां उनकी चल रही हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम, उनको स्किन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम वो जो डोमेस्टिक उनका जो भी इशू चल रहा है उसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स अपने चेहरे पे दिखने लगी हैं, आने लगी हैं। तो रूट कॉज कहीं और है। स्किन पर मैं चीज़ें उनको देती जाऊंगी, वो लगाती जाएंगी, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी। सो जब मैं उन्हें सुनती हूँ, वो अपनी चीज़ ऐसे इंसान को बताते हैं जो उन्हें जज नहीं कर रहा है, जो उन्हें जानता नहीं है किसी और वे में। तो
मेरी अपनी ओपीडी और मेरा जो मैं जब कंसल्ट करती हूँ तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मैं सिर्फ कंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं काउंसल कर रही हूँ। राइट, आई डोंट बिलीव इन कंसल्टेशन। मैंने देखा भी माई है। एवरी पेशेंट इज बीइंग काउंसल्ड एंड नेवर कंसल्टेड। ठीक है, सो ये एक जो ह्यूमन टच है ना विल ऑलवेज बी मिसिंग इन चैट जीपीटी विच वी प्रोवाइड इन आरा के थ्रू। ओके, सो कमिंग बैक मॉइस्चराइजर टू पे ऑयली मॉइस्चराइजर। फॉर ऑयली स्किन। सो मॉइस्चराइज़र फॉर ऑयली स्किन, अब बॉडी जो है, सो वाई आई वॉज टेलिंग अबाउट दिस कि ये जो बॉडी है ना बड़ी बहुत तेज़ है, बहुत बहुत इसको ये इतनी इंटेलिजेंट है हमारी बॉडी। अभी क्या लगता है इसको कि ये ऑयल बना रहा है, ऑयल बना रहा है, ऑयल बना रहा है। अब आपने एकदम से शुरू कर दिया सैलिसिलिक एसिड का क्लेंजर यूज़ करना। सैलिसिलिक एसिड ने आपके चेहरे से जो है ऑयल को हटाना शुरू कर दिया। अब आधे घंटे बाद 15-20 मिनट बाद क्या होगा कि आपका फेस कहेगा कि जी ये तो ड्राई हो गया मेरा फेस, मैं तो ऑयल बना रहा था, मुझे तो बचपन से हमेशा से आदत है ऑयल बनाने की, इसने तो ड्राई कर दिया। अब देखता हूँ वो क्या करेगा, डबल ऑयल बनाना शुरू कर देगा। ओके, तो ये विशियस साइकिल है। आपने ऑयल बना, ऑयल को आपने हटा दिया, अपने चेहरे को ड्राई कर दिया और छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लगाया उसके ऊपर, तो आपकी स्किन, आपके ग्लैंड्स को ये पता चलेगा और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई चेहरा मेरा ड्राई हो रहा है, मुझे ऑयल बनाना है ताकि मैं उसको थोड़ा सा ऑयलीनेस प्रोवाइड कर सकूं। समझ रहे हो? सो आपका स्किन जो है वो और डबल रफ्तार से अपना वहाँ पे ऑयल बनाना शुरू कर देता है। दैट इज़ द रीज़न ऑयली स्किन चाहे जो कर ले, अगर वो प्रॉपरली अपने चेहरे को रूटीन से मैनेज नहीं कर रही है तो उसका ऑयल और समय के साथ, एज के साथ बढ़ता ही जाएगा। ओके, सो देर आर वेरी गुड मॉइस्चराइजर्स जिनमें नियासिनामाइड होता है, जो या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं जिन्हें ऑयली ग्रीजीनेस पसंद बिल्कुल भी नहीं है, तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को वो हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी ये जो ऑटोमेटिक मशीन है इसको ये सिग्नल जाए ही ना कि इसको अब ऑन द कॉन्ट्ररी ज़्यादा ऑयल बनाना है। ओके, ठीक है, कुछ रिकमेंड आपको लगे रिकमेंडेशंस नाम के लिए? देखो एज अ डॉक्टर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, देन इट बिकम्स मोर ऑफ अ मार्केटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग कि मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड को बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूँ किसी की भी, तो ऐसा कोई भी मॉइस्चराइज़र एज आई सेड जिसमें नियासिनामाइड है, जिसमें अगेन अगर सेंसिटिव स्किन है तो सीका है, जिसमें हाइलोरॉनिक एसिड है, जो वाटर बेस्ड है, वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। राइट, ठीक है, तो ऐसे मॉइस्चराइजर्स ही यूज़ करें। देन कम्स दी ड्राई स्किन। अब ड्राई स्किन तो भाई ड्राई है, उसमें तो वैसे ही उनकी जो फैक्ट्री है वो कम ऑयल बना रही है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, हम ऐसे केस में हाइड्रेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, प्लस ऐसा हाइड्रेशन जो कि एक्लूसिव हो। हाइलोरॉनिक एसिड का मॉलिक्यूल अब बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट होने लगा है कि वो हमारी स्किन में सीप इन कर सकता है। अदरवाइज मेजॉरिटी फॉर्मुलेशन में क्या होता है, ऊपर लगाया, ऊपर ही लगा रह गया, स्किन की एपिडर्मिस में ऊपरी सतह से वो नीचे पहुंचा ही नहीं है। सो आपने लगाया, उस समय बड़ा अच्छा लगा, पर उसका एक्चुअल लॉन्ग टर्म कोई इफेक्ट नहीं आया आपकी स्किन पे, उसने भी किसी भी वे में आपकी स्किन को वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है। सो सेरामाइड, ऐसे कोई भी अक्लूसिव जिसमें ग्लिसरिन है, जिसमें सेरामाइड्स हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन के बैरियर को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती है। ड्राई स्किन में बड़ा इजी हो जाता है कॉम्प्रोमाइज होना, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो उसको वो हाइड्रेशन देती है और उसको लॉक करके रखती है। ठीक है, बहुत सारा भी आपने बीच में बहुत सुना होगा, बहुत चला था वैसलीन टॉप अप करने का, राइट? सो वो काफ़ी अच्छा है, बट सिर्फ उन्हीं केसेस में जो एक्ने प्रोन नहीं है और जो ऑयली नहीं है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज एक्ने भी वो, क्योंकि ओवर अक्लूसिव आप कर लोगे चीज़ों को, जहाँ पे एक्ने बहुत इजीली बन सकता है और आपके पोर्स क्लीन नहीं है, तो उसको तो और भी अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया बैक्टीरियल इनोक्यूलेशन का। सो दैट इज़ वाई स्टिक टू सम बेसिक वंस, सेरामाइड बेस्ड, पैंथेनॉल बेस्ड, हाइलोरॉनिक एसिड बेस्ड, एक्लूसिव होना चाहिए आपका मॉइस्चराइज़र, थिक होना चाहिए थोड़ा। अगर आपको लगता है मॉर्निंग में इट्स नॉट ओके, सो अप्लाई इट एट नाइट। हर चीज़ को सुबह भी लगाना है और रात में भी लगाना है, ऐसा नहीं होता है। आपको आपकी स्किन खुद प्रॉम्प्ट करती है, बताती है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, सुनो उसे। कहते हैं ना, ध्यान करके बैठो, मेडिटेशन करो,
आपकी अपनी अंतरात्मा आपको बताएगी कि आपको कहाँ किस राह जाना है। द सिमिलर वे आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप कहाँ हो, आपको कहाँ पहुँचना है, और वो बॉडी आपको प्रॉम्प्ट करती है कि उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको Right. सुनना सीखो, उसको समझना सीखो। इन्फ्लुएंसर को मत सुनो, अपने आप को सुनो कि आपकी स्किन क्या डिमांड कर रही है। अभी आपने कुछ देखा होगा, मतलब काफ़ी पहले एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई करीना कपूर की, क्योंकि वो पूरी इंडस्ट्री में अपनी ब्यूटी के लिए ही जानी जाती हैं, जिसमें शायद उनकी वो मतलब एज थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी, जो बहुत ज़्यादा ओवर वायरल हो गई। एंड मतलब एक तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी एज वी आर टॉकिंग अबाउट की सेम रूटीन ही फॉलो करते हैं? अब नाउ शी इज़ मतलब कोई नहीं कहेगा वो एकदम से वो हुआ था, क्या वो भी सेम सनस्क्रीन एंड ऑल ये सारी चीज़ें जो आप बता रही हो, या लाइक दे हैव समथिंग डिफरेंट, उनका कुछ अलग ही? राइट। सो सबसे पहले तो माई क्वेश्चन इज दैट वाई आर वी टॉकिंग ओनली अबाउट करीना कपूर? वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान? वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट सलमान खान? और फॉर दैट मैटर शाहिद कपूर? ये भी तो एज कर रहे हैं। एजिंग इज अ वेरी नेचुरल फिनोमेना। आई मीन इर्रिस्पेक्टिव कि आप अपने चेहरे पे 20,000 की भी क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स लगा रहे हो, तो एजिंग इज इनएविटेबल। वो आनी ही है, वो होना ही है। The entire skincare game is not just about anti-aging. It is also about aging much more gracefully in much more healthier way. एज को हम डिले कर सकते हैं, साइंस ऑफ एजिंग को हम डिले कर सकते हैं, बट क्या हम कभी एजड नहीं होंगे? ऐसा नहीं होता है। एंड ये जो एक चीज़ है ना, एजिंग को इतना ज़्यादा, इतना फियर मॉन्गरिंग कर दी गई है ना अबाउट हर एजिंग। प्रोडक्ट के आगे ही लिखा होता है एंटी एजिंग प्रोडक्ट, राइट कि भाई राइट वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा राइट कि वायरल भाई एंटी एजिंग, हाउ कैन एनीथिंग बी एंटी एजिंग? मतलब आप उसको विलनाइज कर रहे हो ना, आपने उसको विलन बना दिया है। एजिंग को आपने एक ऐसा विलन बना दिया है जिससे हर एक इंसान डर रहा है। जैसे हम बचपन में प्रेम चोपड़ा से और रंजीत से इन सबसे डरते थे मूवीज में, इस तरीके का बना दिया है एजिंग। मतलब आई विल नॉट गो टू मच इनटू द अदर वे अराउंड, बट आपके और मेरे बीच की बात है, इवन इफ इट इज़ नॉट गोइंग लाइव, जितना सच एक डेथ है उतना ही सच आपकी एजिंग है। राइट। आप इससे बाहर कभी नहीं निकल सकते। जितना भी हम अपनी एज को, हम ये भी कर लें कि हमारी एज जो हमारा लाइफ है, वो एक्सपेक्टेंसी अगर उसकी हम बढ़ा भी दें कि लोगों की एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स है, तो हम 150 साल भी कर देंगे, तब भी क्या होना है? एजिंग तो होना है। राइट। दिखेगा वो। अब क्या इसकी वजह से लोग ये सोच लें कि भाई तो एज तो होना ही है, तो मैं एंटी एजिंग क्रीम्स लगा के क्या करूं? वाई शुड आई फॉलो एंटी एजिंग थिंग? एजिंग तो होना ही है। तो देखो, एजिंग होना, प्री मैच्योर एजिंग और ये सारी चीज़ ना बहुत पर्सनल है। आई मीन अगर आपको लगता है कि आई एम फाइन विथ ग्रे हेयर, आई डोंट वांट टू डाई माई ग्रे हेयर, आई डोंट वांट टू कलर देम, सो इट्स योर पर्सनल चॉइस। एजिंग एंड योर स्किन केयर एंड द लॉट मेनी थिंग्स ना बड़ा सब्जेक्टिव है कि किस इंसान को पसंद है, किस इंसान को पसंद नहीं है। बॉल्डनेस की वजह से बहुत सारे लोग, बाल कम होने की वजह से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं। अब क्या हर बॉल्ड इंसान हेयर ट्रांसप्लांट कराए, ऐसा ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर क्या हर बच्चे को वैक्सीन लगनी चाहिए? तो वैक्सीन लगनी चाहिए। राइट। सो इट इज़ वेरी, ये लग्जरी में आ जाती है। व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन केयर इट इज़ मोर लग्जरियस। लेकिन क्या ऐसे लोग जिनको इसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ रहा है, उन्होंने बाहर जाना बंद कर दिया है, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है, बच्चे ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, आपने अपने आप को आईने में देखना बंद कर दिया है, क्या ये चीज़ आपको बग डाउन कर रही है ऑल द टाइम? क्या इस चीज़ की वजह से आप किसी और चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपको जेलसी आ गई है दूसरे लोगों से इस चीज़ की वजह से? ये सभी साइंस हैं भाई कि कुछ और मत करो, पर एटलीस्ट अपना स्किन केयर अच्छा कर लो, क्योंकि वो आपको मेंटली, फिजिकली, मॉरली अफेक्ट कर रहा है। अगर वो कर रही है तो प्लीज़ फॉलो दैट। एंड स्पेसिफिकली क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे पास लास्ट पॉडकास्ट में कि
फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सनस्क्रीन? कुछ ने तो ये भी पूछा क्या लड़कों के लिए अलग होती है और लड़कियों के लिए, उसका तो आंसर ऑलरेडी आपने कर दिया। लेकिन सबसे पहले अगेन वही मुझे जानना है, कम टू द पॉइंट, कि ड्राई स्किन से शुरू करते हैं। ड्राई स्किन्स के लिए किस टाइप की सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए? देन अगेन फिर right, I was coming to that because we started a different topic. So when I was talking about a moisturizer for dry skin, we left out the sunscreen for the dry skin. तो उसको मैं कवर कर लेती हूँ इस वाली सारे सनस्क्रीन के टॉपिक में। बट उससे पहले आपका ये क्वेश्चन अबाउट करीना कपूर, that the signs of aging has started to be shown on her face and be so evident. So ये बहुत natural and normal process है. She must be what, 44 45 now, and which is very very common, and she's very fair. So जिन लोगों का स्किन टोन 4, स्किन टाइप 4 5 फिट्सपैट्रिक स्किन टाइप्स होती हैं, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द टोन। इंडियंस जो हैं स्किन टाइप 4 5 एंड 6 में आ जाते हैं, 4 बीइंग मच मोर ब्राइटर। सो ये जो स्किन टाइप है, प्लस जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, है ना, आपने देखा होगा उनको आँखों के पास, माउथ में, नेक में बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ जाती हैं, क्योंकि उनके एक तो मेलानिन कम है उनकी स्किन में, एंड प्लस उनका जेनेटिक फैक्टर इस तरीके का होता है। तो ये वाला जो स्किन टाइप होता है, ये स्किन जो है थिन होता है, मच मोर ड्रायर होता है कंपैरेटिवली भी, और इस वाली स्किन में आपको झुर्रियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। सो 45 आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल एज। आई मीन I am having little bit of wrinkles around my eyes at the age of 41, although I have not started Botox yet. Not that I'm against Botox, मैं Botox बहुत करती हूँ अपने patients पे जहाँ पे requirement है, but yeah, अभी I'm just thinking कि हाँ, maybe there will be a time when I will start that. तो इस तरह के लोगों को जिनको झुर्रियाँ अपने सही टाइम पर आ रही हैं, वो अपना स्किन केयर रूटीन अच्छा फॉलो कर रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है इसी एज के 44 45 वाले को बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं। तो आई थिंक क्योंकि वो एक अच्छा रेजिम एंड रूटीन एंड लाइफस्टाइल फॉलो कर रही है, एक्सरसाइज करती हैं, उनका डाइट बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें, एंड प्लस स्किन केयर ऑफ कोर्स, एंड वॉट एवर जो भी वो अपने ट्रीटमेंट से इन क्लिनिक करवाती हो या नहीं करवाती हो, क्योंकि इन क्लिनिक ट्रीटमेंट आप महीने में एक बार कर रहे हो, बाकी बच्चे 29 दिन जो 29 डेज़ हैं, वो उसमें आप अपनी स्किन पे क्या कर रहे हो प्लेज अ वेरी मेजर रोल। आप ये सोचो, मैं महीने में एक बार जाके स्किन क्लिनिक में जाके 50,000 रुपये दे के अपने चेहरे पे कुछ करवा लूँ और 29 डेज़ में अपने चेहरे पे हाथ भी ना लगाऊँ तो कुछ नहीं होगा, राइट? ठीक है। प्लस जब आप 29 डेज़ अपने चेहरे पे अच्छा काम करोगे और एक दिन अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है तो इन क्लिनिक में जाके कोई ट्रीटमेंट कराओगे, तो उसका इफ़ेक्ट और उसका रिजल्ट मच मोर बेटर होगा देन द पीपल जो सिर्फ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट पर रिलाय करते हैं, ठीक है। सो करीना कपूर बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करती हैं। मेरे अपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि मूवी इंडस्ट्री एंड टीवी एंड मीडिया से आते हैं और वो बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करते हैं। दे आर वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट दे ईट, हाउ डू दे सिट, देयर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सो मैनी थिंग्स। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो लाइट्स हैं वो उनका जो टीवी एंकर्स हैं या टीवी में आने वाले लोग हैं या फिल्म करने वाले लोग हैं, वो इतनी ब्राइट लाइट्स उनके चेहरे पर होती हैं जब वो शूट कर रहे होते हैं, एंड ऑल द टाइम अनअबेटेड इतने घंटों के लिए जब ये लाइट्स आपके चेहरे पे पड़ती हैं तो किस तरह का इफेक्ट ये आपके चेहरे पे डाल रही होंगी। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सनस्क्रीन्स दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एज आई हैव सेड, इंडोर्स एज वेल, राइट। एंड वो सनस्क्रीन की वजह से ही हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है वो भी हम साइंस ऑफ एजिंग को डीले कर सकते हैं। सो येस, अ सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन, शी फॉलोज अ वेरी वेरी गुड रेजिम एंड अ स्किन केयर रूटीन, a very good lifestyle, a very very healthy food and her physical activities and everything. राइट, एंड नाउ कम टू द पॉइंट कि अगर हमें सनस्क्रीन के बारे में बात करनी है अब अगर मैं सनस्क्रीन की आपसे बात करूं तो सनस्क्रीन ना बहुत बड़ा टॉपिक है, पर उसको शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगी बताने की। सन से स्क्रीन करने वाली जो भी चीज़ है वो सनस्क्रीन है। सो देयर इज़ अ सनस्क्रीन, देयर इज़ अ सन ब्लॉक जो सन की रेज को ब्लॉक कर रहा है। हम जब मेजरली बात करते हैं तो हम UVA एंड UVB रेज की बात करते हैं, राइट। सबको पता है अब आज के टाइम में, जिसको भी सनस्क्रीन नाम पता है उसको UVA UVB पता है, हाँ, उसको SPF पता है,
30, 40, 50 सब कुछ, हाँ, बिकॉज पेशेंट कंसल्टेशन में बहुत क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इतने तेज़ हो गए हैं पेशेंट्स आजकल। तो बट अच्छी भी बात है, मुझे अच्छा भी लगता है कि लोग थोड़ा सा इन सारी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। सो UVA एंड UVB, ये अल्ट्रा वायलेट A रेज एंड अल्ट्रा वायलेट B रेज होती हैं। देन देर आर इंफ्रारेड रेज, है ना, ब्लू लाइट एंड ऑल दीज थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट। सो जिसमें मोस्ट कॉमन, हम जब UVA और UVB की बात करते हैं तो मैं जो भी मुझे सुन रहा है उसको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। UVA, A सिग्निफाइज एजिंग, UVB, B सिग्निफाइज बर्निंग। अगर आप इतना ध्यान रख लोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसका हेल्प बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मिलेगा जो मुझे सुन रहे हैं। आगे चल के वो अपने पेशेंट्स को इतना इजीली बता सकते हैं, क्योंकि ये भी मैंने अपने प्रोफेसर से ही सीखा है इजीली मेमोराइज करने के लिए, कि UVA मतलब एजिंग, UVB मतलब बर्निंग। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो सनलाइट जितनी भी हमारे पास पहुंचती है अर्थ में, उसमें 95% UVA रेज होती हैं एजिंग वाली, 5% रेज होती हैं जो UVB होती हैं बर्निंग वाली, ठीक है। UVA रेज वो होती हैं जो सबसे ज़्यादा डीप जाती हैं, और UVB रेज वो होती हैं जो ज़्यादा सुपरफिशियल रह जाती हैं। इसीलिए UVA रेज की वजह से आपको एजिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि अब वो आपकी स्किन की डर्मिस तक पहुंचता है, जो नीचे की लेयर होती है, काफ़ी नीचे की, और उस लेयर तक पहुंचता है और वहाँ पे जाके वहाँ पे डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से कोलेजन भी टूटता है, जिसकी वजह से आपके ये सारे पिगमेंटेशन, जो भी प्रॉब्लम आपकी डीप पिगमेंटेशन है जो डर्मिस तक पहुँच चुकी है, उस पिगमेंटेशन को भी बढ़ाता है, राइट। तो इसीलिए UVA रेज, अब देखो आप 95% जो रेज है वो UVA है, मतलब वो 95% चांस है कि वो आपकी स्किन पर अगर पहुँच रही है तो वो आपके स्किन पे कोलेजन को भी तोड़ रही है, एजिंग का भी कॉज कर रही है, और एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स कैंसर तो कॉज करती ही है ये सारी रेज, राइट। क्योंकि कैंसरस जितने भी स्किन मेलानोमा जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, विच वी स्पोक अबाउट लास्ट टाइम इन द लास्ट एपिसोड, उसके चांसेस बढ़ाती है ये। एंड जो UVB रेज है वो बर्निंग कॉज करती है। अब बर्न तो वही करेगा ना जो ऊपर ही रह जाएगा, अगर वो नीचे तक पहुंच गया है तो वो आपको पिगमेंटेशन कॉज कर रहा है, डीप वाला पिगमेंटेशन कॉज कर रहा है और एजिंग कॉज कर रहा है। जो सुपरफिशियली स्किन पर ही रह गया वो आपको क्या करेगा, बर्न करेगा, राइट, क्योंकि वो स्किन पर ही रह गया, वो अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ नीचे तक, तो वो जितना भी आया स्किन पर रह गया और उसने बर्निंग कॉज कर दी। इसीलिए जो सन बर्न्स होते हैं वो मेजॉरिटी UVB की वजह से होते हैं। अगर कोई इंसान बाहर निकल ही नहीं रहा है तो क्या उसको UVB यूज़ करना चाहिए? डिपेंड करता है। अगर आपके सनस्क्रीन में सिर्फ UVA है तो भी चलेगा, क्योंकि आप इंडोर्स हो। UVA जितना डीप जाती है उतना ही डीपली घर के अंदर तक भी आती है। UVB रेज तब सबसे ज़्यादा आप पे अफेक्ट करती है जब आप बाहर सनलाइट में हो, स्पेशली सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में, जिसका सबसे ज़्यादा प्रेवलेंस और सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है 12 बजे से 2 बजे के बीच में। सो इसीलिए जब हम बात करते हैं सनस्क्रीन के रीएप्लीकेशन की तो ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आई विल कम टू दैट। सो नाउ यू नो कि भाई 2 हो गई हैं, UVA UVB हो गई हैं। जब आप बाहर निकल रहे हो तो आप रीअप्लाई करोगे ऐसा सनस्क्रीन जिसमें UVB भी है। जब आप घर के अंदर ही हो और आप बाहर निकलते ही नहीं हो, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, मेरी पेशेंट्स हैं जो कहती हैं हम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं है मैडम, तो जो विंडो पैनल से आने वाली लाइट्स हैं और ये सब हैं, इनसे UVA रेज आ रही है, घर के अंदर आ रही है, तो कम से कम आप वो सनस्क्रीन यूज़ कर लो जिसमें UVA है। ठीक है, एम आई क्लियर अबाउट दैट? ऐसी भी आती हैं जिनमें ये दोनों होती हैं, UVA और UVB। अब आजकल के समय में मेजॉरिटी आपको जितनी भी सनस्क्रीन्स मिलेंगी उसमें UVA UVB IR स्पेसिफिकली लिखा हुआ होता है कि इंफ्रारेड लाइट्स जो हैं उनको भी उनके लिए भी लाभदायक होती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। जब हम UV की बात करते हैं तो हमारे लिए PA, आपने पढ़ा होगा सनस्क्रीन में PA+++ होता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट यू नो कि ये पूरा जो एंटायर जो सनस्क्रीन बना हुआ है ये मुझे किस हद तक घर के अंदर प्रोटेक्ट करेगा और घर के बाहर भी प्रोटेक्ट करेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट SPF 30, 50, 100, 120 SPF, तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ओहो मैं तो SPF 50 यूज़ कर रही थी, फोमो हो गया, इन्फ्लुएंसर ने तो SPF 100 के बारे में बात कर दी।
डजंट मेक मच डिफरेंस और चेंज आपकी पूरी एंटायर इसमें, क्योंकि SPF 50 आपको 98% ब्लॉक करेगा रेस को, और SPF 100 आपको 99% ब्लॉकेज देगा। टाइनी डिफरेंस ऑफ 1%। और जबकि नंबर्स में इतना बड़ा नंबर्स डिफरेंस। में इतना बड़ा है। तो द एंटायर गेम ऑफ द सनस्क्रीन इज नॉट अबाउट SPF, नेवर अबाउट SPF 30 भी चलेगा, इट्स ऑल अबाउट री एप्लीकेशन, क्योंकि हर सनस्क्रीन को रिक्वायरमेंट होती है री एप्लीकेशन की हर Okay. 3 से 4 घंटे में। एंड एक ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर होता है। इज इट ट्रू? नो, दैट्स नॉट ट्रू। आई विल कम टू दैट, आई विल टॉक अबाउट दैट, बट अभी आई वांट टू फिनिश दिस एंटायर Done. थिंग ऑफ SPF 30, 50, 100. The entire game changer is re-application of sunscreen. ये उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनको चेहरे पे पिगमेंटेशन है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर रह चुका है ओके किसी भी तरह का, इवन इफ इट इज़ नॉट स्किन कैंसर। ओके क्योंकि किसी भी तरह का कैंसर ने आपका DNA जो है उसमें चेंजेस लाए होंगे, एंड सन रेज जो हैं स्पेसिफिकली UVA इसमें एंड UVB ऑफ कोर्स इसमें, सो जब मैं UVA UVB की बात करती हूँ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली UVB जिसमें कैपेबिलिटी है DNA डैमेज की। तो किसी भी तरह का अगर कैंसर आपकी फैमिली हिस्ट्री में रहा है, या आप बाहर ज़्यादा निकलते हैं, आपका काम इस तरीके का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें हर 3 से 4 घंटे में। सुबह 10 बजे से शाम के 4 या 5 बजे के बीच में हर 3 से 4 घंटे में आपका सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैं घर के अंदर रहती हूँ, क्या मुझे सनस्क्रीन रीअप्लाई करना ज़रूरी है? देखो, आप रीअप्लाई कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार तो लगाना ही है। सनस्क्रीन को हर दिन लगाना है? हाँ, हर दिन लगाना है। सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना है जब आप घर के अंदर भी हो तब भी, तो आप अगर सनस्क्रीन को रीअप्लाई कर लोगे तो विल बी वेरी वेरी गुड, वो आपको प्रोटेक्ट ही करेगा, आपको हार्म कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप बाहर निकलते हो तो सनस्क्रीन रीअप्लाई करना इज़ अ मैंडेट, वो मैंडेटरी है, क्योंकि आपने सुबह 8-9 बजे जो सनस्क्रीन लगाया है और दोपहर के 12-1 बजे अगर आप बाहर निकल रहे हो, इवन अगर फॉर 15-20 मिनट, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, आपने सनस्क्रीन बाहर निकलने से 15-20 मिनट पहले लगा लेनी है। ठीक है, जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं उनके लिए चीज़ें और भी ज़्यादा अब आसान हो गई हैं, क्योंकि सनस्क्रीन अब पाउडर फॉर्म में भी आने लगे हैं, कॉम्पैक्ट। जो लड़कियां मेकअप लगाती हैं या जिन्हें कॉम्पैक्ट या BBCC क्रीम लगाने की आदत है, तो उनके पास 2 ऑप्शन है। टिंटेड सनस्क्रीन जो कि BB क्रीम CC क्रीम की तरह काम करता है, आप उसको अपने बैग में रखो, रीअप्लाई करो ऑफिस में दिन में एक बार, और शाम को ऑफिस से निकलते समय दोबारा से 15 मिनट पहले रीअप्लाई कर लो। वो भी ओके नहीं है तो आपके पास स्प्रे फॉर्म में सनस्क्रीन आने लगा है। जस्ट क्लोज योर आईज, कीप एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 और 20 सेंटीमीटर्स एंड स्प्रे कर लो अपने पूरे फेस पे, अपना जो भी एक्सपोज्ड आपका एरिया है, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। ठीक है, सो अब आपका सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन आसान हो गया है लगाना। जो ये भी नहीं लगाते हैं, आई हैव सेट, टिंटेड सनस्क्रीन को बैग में रखो, हर 3-4 घंटे बाद टिंटेड सनस्क्रीन को लगा लिया। अब रीअप्लाई करने से पहले क्या मुझे मेरे चेहरे को पानी से धोने की ज़रूरत है? ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली मुझसे पूछा जाता है। तो नहीं, सनस्क्रीन को रीअप्लाई करने से पहले आप अपना टिश्यू, नॉर्मल हैंड टॉवल या कोई भी टॉवल या किसी भी कपड़े से, टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को वाइप करो, एंड उसके बाद अपना सनस्क्रीन उसी तरीके से लगा लो। बहुत चला था सनस्क्रीन 3 फिंगर रूल, 2 फिंगर रूल, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ये चीज़ें, है ना। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, राइट। तो what I do, how I apply my sunscreen, when I talk about 2 finger, then it starts from this second demarcation line, 1 line, 2 line, ये 2 line हो गई, टैप बिटवीन माई 2 fingers, बोथ द हैंड्स, डैप 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 ऑल ओवर माई फेस, एंड अच्छे से उसको मसाज कर लिया। अगर नेक पे भी मुझे लगाना है तो मैं अगेन 1 फिंगर पे ले लेती हूँ और फिर नेक पे लगाती हूँ। मैं कभी भी 3 फिंगर लेके फेस एंड नेक नहीं करती, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, फेस पे ज़्यादा लग जाता है, नेक पे फिर भी कंपैरेटिवली कम ही लग पाता है। So what I do is, like, I always apply 2 finger for the face, one more finger for my neck, and I am good to go. ठीक है, so ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यू had ऑलरेडी आस्क्ड मी अबाउट मेल के लिए, एक आदमी के लिए सनस्क्रीन और एक वुमेन के लिए सनस्क्रीन। नहीं, सनस्क्रीन 3 तरह के आते हैं।
एक होता है फिजिकल सनस्क्रीन, ओके एक होता है केमिकल सनस्क्रीन, और एक होता है हाइब्रिड सनस्क्रीन. ओके देयर इज वन मोर वर्ड विच इज कॉइंड मिनरल सनस्क्रीन. आजकल बहुत सुना होगा लोगों ने, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने भी इस पर वीडियोस बनाई हैं. पर यह होता क्या है? द मेजर डिफरेंस एक फिजिकल सनस्क्रीन और केमिकल सनस्क्रीन में ये होती है कि केमिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, ओके और फिजिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन की ऊपरी सतह पर बैठ जाता है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे आपको स्किन की डीपर लेयर तक पहुँचना है, तो आप हमेशा केमिकल सनस्क्रीन को यूज़ करते हो. केमिकल सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, टीनोसॉर्ब, ऑक्टीनेट, ये सारी चीज़ें होती हैं. आप अपने सनस्क्रीन में पढ़ लो पीछे, एवोबेंजोन लिखा है, ऑक्सीबेंजोन लिखा है, टीनोसॉर्ब SYM लिखा है, ऑक्टीनेट लिखा है. मैं बार बार इन चीज़ों को बोल रही हूँ सो दैट जो भी देख रहे हैं उनके लिए आसान हो जाए अपना सनस्क्रीन ढूंढना, और जो उनके पास है क्या वो ठीक है उनके लिए या नहीं. ओके ये वाली जो फैक्टर्स हैं ये केमिकल फिल्टर्स होते हैं. ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं केमिकल सनस्क्रीन में. केमिकल सनस्क्रीन किन के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है? एक्ने प्रोन स्किन, या स्किन जिसमें फॉर एग्जांपल ऑयलीनेस ज़्यादा है, ओके इन सभी के लिए केमिकल सनस्क्रीन विल बी वेरी वेरी गुड. अब आजकल केमिकल सनस्क्रीन जो है वो जेल फॉर्म में भी आती हैं, मैट में भी आती हैं. Okay. तो आप अपनी स्किन पर आपको कैसा अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से आप अपना केमिकल सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हो. फिर आता है फिजिकल सनस्क्रीन. अच्छा, केमिकल सनस्क्रीन किसे नहीं लगाना चाहिए? सेंसिटिव स्किन अगर आपकी है तो आप केमिकल सनस्क्रीन से दूर रहो, क्योंकि वो आपकी स्किन में नीचे तक एब्जॉर्ब हो रही है, तो सेंसिटिविटी के चांसेस वो बढ़ा सकती है. राइट किसे नहीं लगाना चाहिए? प्रेग्नेंट लेडीज, प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को केमिकल सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए. कोई एनी स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि वो आपकी स्किन में नीचे तक अब्सॉर्ब हो रहा है. अब देखो, मैं आऊँगी आपके उस क्वेश्चन पे जो आपने क्वेश्चन मुझसे किया था कि क्या सनस्क्रीन कैंसर कॉज करता है. ऐसा बहुत बज़ चल रहा था आसपास, एंड लोगों ने इसका बहुत गलत मतलब निकाला. लेकिन जस्ट बिकॉज केमिकल सनस्क्रीन में ये जो एवोबेंजोन और ऑक्सीबेंजोन ये सब हैं, ये सब ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ओके नहीं किए गए हैं. क्योंकि इनमें ये केमिकल फिल्टर्स हैं जो कि अगर स्किन में अब्जॉर्ब हो रहे हैं तो आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी अब्जॉर्ब हो सकते हैं. एंड जो ब्लड माँ का होता है वही बच्चे तक भी पहुंचता है, और एक फीटस तक ये वाला ब्लड पहुंचे, इसको FDA ने अप्रूवल नहीं दिया है. ओके ठीक है. सो दैट इज़ द रीज़न अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी, अमेरिकन जो FDA है, इन सभी की तरफ से, या बाकी के भी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स एंड इन सभी की तरफ से ये वाली चीज़ है कि केमिकल सनस्क्रीन्स को हम प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड ब्रेस्ट फीडिंग में अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये ब्लड में अब्जॉर्ब होता है और बच्चे तक पहुँचता है. ओके सेकेंड आ जाता है आपका फिजिकल सनस्क्रीन, जो कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल सनस्क्रीन सिर्फ टॉपिकली आपकी स्किन पर रह जाता है, वो ब्लॉक कर देता है. तो UVA रेज जैसे ही आपकी स्किन पर उसने टच किया, ये एक ब्लॉकेज बन गया. तो ये केमिकल सनस्क्रीन अगर इनविजिबल शील्ड है, ये एक विजिबल शील्ड है जो ऊपरी सतह पर एक आर्मर जो हम पहनते हैं ना, उसकी तरह हमारी स्किन ने पहना हुआ है. जैसे ही रेज हमारी स्किन पर टच हुई हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, हमारी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी वो रेज. अब ये फिल्टर्स मोस्ट कॉमनली अगर आपके सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये दो ऐसे फिल्टर हैं जो फिजिकल फिल्टर्स होते हैं. इनका आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा, पहले के समय में तो बहुत ज़्यादा, अभी भी आपने देखा होगा वो वाइट अपनी नाक पे यहाँ पे वाइट कुछ लगाए रहते हैं. मैं हमेशा जब छोटी थी तो मैं देखती तो मुझे ये लगता था कि ये च्युइंगम खा भी रहे हैं और ये वाइट यहाँ पे लगा भी रहे हैं, बिकॉज मोस्टली क्रिकेटर्स च्युइंगम ज़्यादा चबाते हैं बिकॉज क्योंकि उन्हें प्यास कम लगे, है ना, और इस चीज़ की वजह से वो च्युइंगम ज़्यादा यूज़ करते हैं. सिंस मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो क्रिकेटर्स हैं तो मुझे ये कुछ चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन से किया था कि आप च्युइंगम क्यों चबाते हो इतना ज़्यादा, मोस्टली क्रिकेटर्स. जो ये वाइट लगा होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड, प्योर जिंक ऑक्साइड. ठीक है, वो आपको वाइट
कास्ट देता है और वो वाइट इस तरीके से होता है। तो अब जो सनस्क्रीन है, जो फिजिकल होते हैं, उनमें जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड होता है। वो शील्ड करते हैं आपकी स्किन को यूवीए यूवीबी रेज से, एंड आपकी स्किन तक वो रेज नहीं पहुंचने देते हैं। अब ये किसके लिए प्रॉफिट या किसके लिए एडवाइज्ड होते हैं फिजिकल सनस्क्रीन? वो स्किन के लिए जो बहुत ज़्यादा ऑयल बनाते हैं इन अ वे कि उनको ऑयल भी हो रहा है, एट द सेम टाइम उनको पिगमेंटेशन भी है, राइट। क्योंकि रेज ये नीचे तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो आपकी अब होता क्या है ना कि केमिकल सनस्क्रीन जब अब्जॉर्ब हो जाता है तो हीट जनरेट करता है। काम कैसे करता है? फिजिकल ने तो डिफ्लेक्ट कर दिया रेस को, केमिकल अंदर जाके हीट जनरेट करता है जिससे वो जो भी यूवीए यूवीबी रेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। जब हीट जनरेट होगी तो ऐसे लोग जिनको झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, PIH है, इन सभी के केसेस में हम हमेशा मना करते हैं कि चेहरे को ठंडा रखो, चेहरे पे जितना ज़्यादा हीट मिलेगा। इसीलिए ऐसी लेडीज़ जो जब खाना बनाती हैं, गैस के पास ज़्यादा समय स्पेंड करती हैं, तो एज अ डॉक्टर मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आप अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा के किचन में जाओगे और अपने चेहरे पे कपड़ा बांध के खाना बनाओगे। गर्मियों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन म्यूसलिन क्लॉथ, कॉटन का क्लॉथ, उस तरह के कपड़े आप अपने चेहरे पे बांधो ताकि वो हीट डायरेक्टली आपके चेहरे पे ना लगे और कम से कम अब्जॉर्ब हो, ताकि उससे आपका पिगमेंटेशन बढ़े ना। ओके, ठीक है। सो दैट इज़ वाई जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो हम ऐसे लोगों में देते हैं। अब फिजिकल सनस्क्रीन ही मिनरल सनस्क्रीन की तरह भी काम करता है, तो फिजिकल को ही मिनरल कहा जाता है। ओके। बट नॉट एवरी फिजिकल सनस्क्रीन इज अ मिनरल सनस्क्रीन। समझ रहे हो आप? तो ये दोनों अलग अलग भी हो जाती हैं। हम प्रेग्नेंट लेडीज में ज़्यादातर मिनरल सनस्क्रीन सजेस्ट करते हैं, जिसमें अगेन टाइटेनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड होता है। इसका जो परसेंटेज है, फॉर्मुलेशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। सो ये जो है ये आपको थोड़ा मैट फिनिश देता है। लेकिन अगर आपका फेस ड्राई है तो हम फिजिकल सनस्क्रीन्स मना कर देते हैं, क्योंकि फिजिकल सनस्क्रीन अगर ड्राई है और आप मेकअप करते हो तो वो आपके चेहरे को और ड्राई कर सकता है, राइट? सो नाउ अब मार्केट में ऐसे सनस्क्रीन आ गए हैं जो फिजिकल हैं, जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो फोर्थ टाइप ऑफ सनस्क्रीन हो जाता है, जिसे हम हाइब्रिड सनस्क्रीन कहते हैं। सो जिसमें आपको केमिकल फिल्टर भी मिलेगा, जिसमें आपको फिजिकल फिल्टर भी मिलेगा। सो इट विल हैव ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन, टीनोजॉर्ब, इट विल ऑल्सो हैव जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये हाइब्रिड हो जाते हैं। हाइब्रिड सनस्क्रीन मोस्टली ड्राई स्किन के लिए काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, या ऐसे लोग जिनका चेहरा ऑयली है लेकिन उन्हें मैट नहीं चाहिए, क्योंकि उनके चेहरे पे थोड़ा शाइनी फील मेकअप के बाद उन्हें अच्छा लगता है। अगेन इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सो आई हैव मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया है कि किस स्किन टाइप के लिए किस तरह का आपने सनस्क्रीन का फ़िल्टर चेक करना है। वो फ़िल्टर देखकर ही आपने अपने स्किन पर यूज़ करना है। आई हैव ऑल द 3-4 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन मेरे अपने क्लोजेट में, बाथरूम में, क्योंकि जब मुझे मेकअप करना होता है ड्यूरिंग द डे, अगर मैं बाहर होती हूँ तो मैं टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। अभी भी मैं टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करके आई हूँ, बट मोर ऑफ अ फ्लूइड टिंटेड सनस्क्रीन, नॉट द मैट। आई लाइक लिटिल बिट ऑफ शाइन ऑन माई फेस। जब मैं बिल्कुल ही बाहर जाती हूँ, बीच साइड हूँ या ऐसी जगह है जहाँ मुझे लगता है अब समर आने वाला है, मेरे चेहरे पे ज़्यादा ऑयल बनेगा, तो मैं प्योर मैट सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं इवनिंग आवर्स में हूँ लेकिन लाइट्स बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे पे होने वाली हैं, तो फिर मैं ऐसे सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ जो मोर केमिकल सनस्क्रीन है या हाइब्रिड सनस्क्रीन है। सो मेरे सनस्क्रीन भी अकॉर्डिंग टू द ओकेजन चेंज होते हैं। आई हैव दैट, आई यूज़ दैट। पर जिसके पास नहीं है तो क्या उसे सिर्फ एक ही सनस्क्रीन चलेगा? और वो एक सनस्क्रीन यूजुअली लोगों को फिजिकल, केमिकल, मिनरल या हाइब्रिड, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन टाइप, वेदर आर यू प्रेग्नेंट और नॉट, वेदर डू यू हैव पिगमेंटेशन और नॉट, उस पर डिपेंड करता है। एंड इस चीज़ का कोई भी फ़र्क नहीं है कि लड़कों के लिए अलग सनस्क्रीन है बिल्कुल एंड भी लड़कियों नहीं। के लिए अलग सनस्क्रीन। ये सिर्फ अगर सनस्क्रीन अलग अलग हैं तो वो अपने फिल्टर्स की वजह से अलग अलग हैं। इनका लड़के या लड़की से, मैन या वुमेन से कुछ लेना देना नहीं है। एवरी सनस्क्रीन इज मेड फॉर मेल एंड फीमेल इक्वली। ओके, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन विच यू हैड आस्क्ड, दैट there is a lot of buzz in the market or social media or everywhere around that sunscreen causes cancer. राइट।
राइट, ओके। देयर सनस्क्रीन इज, से मतलब इतना चल गया था ये कि सनस्क्रीन से कैंसर होता है लगाने से, कि एवरीवेयर जहाँ देख रहे थे, इवन कमेंट्स में भी एक दो, शायद हमारे में भी लास्ट टाइम कुछ लोगों ने पूछा था कि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर होता है, अवॉइड इट। ओह वाओ, कितना पढ़ते हैं ना लोग। आई जस्ट विश कि लोगों ने उतने ही पेपर्स एंड आर्टिकल्स एंड ये सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं इन सबको पढ़ा होता, तो शायद इस तरह की चीज़ नहीं करते। पर होता वही है ना कि क्विकली लोगों को चाहिए, पेशेंस नहीं है। आई सेड पेशेंट्स हैव नो पेशेंस। क्विकली 30 सेकंड की रील देखना है, सीखना है और उसको इम्प्लाई कर देना है। आई विश लाइफ इतना इजी होती और हर एक चीज़ इतनी इजी होती, बट नहीं, ये बहुत बहुत ही बड़ा मिथ है कि सनस्क्रीन से कैंसर कॉज करता है, आई मीन कैंसर होता है। सनस्क्रीन स्पेशली ऑक्सीबेंजोन के अराउंड बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें की गई थी कि ऑक्सीबेंजोन कैरी करता है इस तरह की चीज़ जो कि कैंसर कॉज करता है। अब हुआ क्या कि उन्होंने जो भी, जिसने भी इस चीज़ पे किया था, जानवरों पर इस चीज़ को टेस्ट किया था, उसके हिसाब से ऑक्सीबेंजोन अगर ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है तो वो कैंसर कॉज करता है। बट कितनी मात्रा में वो ऑक्सीबेंजोन आपके ब्लड स्ट्रीम में होना चाहिए कि वो कैंसर कॉज कर दे? हर दिन अगर आप 7 बॉटल्स, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 7 बॉटल्स ऑफ सनस्क्रीन हर दिन अपनी बॉडी पे लगाओगे, तब जाके वो उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीबेंजोन आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाएगा जिससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये भी नहीं लिखा हुआ है, कोई रिसर्च नहीं है कि होगा ही होगा। नहीं, इट मीन्स कि इट डायरेक्टली इंडिकेट्स कि सनस्क्रीन लगाने से कैंसर। एब्सोल्युटली। लेकिन जो सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हैं, क्या उन्हें सनस्क्रीन, यस, प्रिविलेंस किसका ज़्यादा है कैंसर होने का? सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन का या यूवीए यूवीबी रेस का? तो यूवीए यूवीबी रेस का। तो यू हैव टू ऑलवेज वे द बेनिफिट्स एंड द रिस्क. The benefits of application of sunscreen always outweighs the risk of having cancer. अब आप हर कोई इंसान हर दिन 7 बॉटल सनस्क्रीन तो नहीं लगा रहा होगा, आई एम श्योर। तो वो उस ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच ही नहीं रहा है जहां से कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ये भी नहीं कह रहे हैं कि 100% कैंसर होगा ही, चांसेस हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, यू नो। सो नो, सनस्क्रीन डज नॉट कॉज कैंसर। इनफैक्ट सनस्क्रीन आपको कैंसर, जो स्किन कैंसर, मेलानोमा हो सकता है जिसका प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है, जो जेनेटिकली अगर देखा जाए और आपकी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर रहा है तो उसको डेफिनेटली रोकता है, उसके चांसेस, उसके होने के चांसेस को कम करता है। ओके, ठीक है। अनदर थिंग जो सनस्क्रीन को लेकर बहुत ज़्यादा है, जो ये स्पेशली फेस योगा वाले लोग ज़्यादा आपने देखे होंगे, या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स या कुछ इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि सनस्क्रीन बहुत मेजर फैक्टर है, एक तो ऑफकोर्स कैंसर का, और दूसरा बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर है हार्मोनल इम्बैलेंसेस का। सो एक स्टडी हुई थी, एक ही स्टडी है यार, पेपर्स भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ जब इतनी बातें हो रही हैं तो भाई करो रिसर्च, डालो पेपर्स, दिखाओ, सबमिट करो उन्हें। वाई आर यू नॉट डूइंग इट? देन लोग कह देते हैं कि FDA को खरीदा है, डॉक्टर्स को खरीदा है। वो तो फिर आप ऐसी बातें, हाइपोथेटिकली तो आप कोई भी बातें कर सकते हो ना, मैं भी कर सकती हूँ 50 तरह की बातें, मैं भी ऐसी बहुत सारी बातें कर सकती हूँ फेस के रिफ्लेक्सोलॉजी या फेस के योगा या फेस की और दूसरी चीज़ों के बारे में, जो कि एक्चुअली आपको ज़्यादा जल्दी एज करा रही हैं अगर आप उन्हें ठीक से नहीं कर रहे हो तो। फेस की इतना ज़्यादा फ्रिक्शन से, मसाज से, ओवरली मसाज से, गलत डायरेक्शन में फेस की मसल्स को, फैसिया को मूव करने की वजह से आप अपने चेहरे पे इनफैक्ट अर्ली साइंस ऑफ एजिंग लेकर आ रहे हो। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट ये सारी चीज़ें बोलने वाले लोग वो होंगे, आपने देखा होगा, मैं ये जितने भी लोगों के चेहरे देखती हूँ उनके चेहरे पे एक प्रॉब्लम नहीं होती है। Genetically they are so speck and clean and born with such a beautiful, blessed with such amazing skin, जहाँ पे उनके चेहरे पे ना ओपन एंड लार्ज पोर्स हैं, ना एक्ने है, ना पिगमेंटेशन है, ना कुछ भी नहीं है। और ऐसे लोग बताते हैं मैं ये यूज़ करती थी, मैं ये हो गई। भाई कहाँ है, कहाँ थी आप, कैसे से कैसे हो गई है? हम तो नहीं देख सकते। अभी एक
बड़ी फेमस एक पाकिस्तानी है, एक वो खुद भी आई थिंक MBBS है, एंड वो अपना DIY करती है, उसका एंटायर पेज इज़ अबाउट DIY। वो हर दिन उसने आटा भी नहीं छोड़ा, Oh my God. हाँ उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, वो अपने चेहरे पे सब कुछ लगाती है, हर तरह की सब्जियां, फल, फ्रूट जो उसको मिलता है वो अपने चेहरे पे लगाती है। आप उसका स्किन देखोगे, उसका स्किन इतना क्लीन है, शी इज़ फेयर, वेरी क्लीन स्किन, नॉट इवन अ सिंगल कंसर्न ऑन द फेस। तो भाई आप अपने स्किन पर ये नहीं भी कर रहे होते तो भी आपकी स्किन अच्छी थी। अब आप ये सारी चीज़ें उन लोगों को बता रहे हो जो आपको रील्स में देख रहे हैं, जिनके चेहरे पे पता नहीं 50 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जिनका जेनेटिक फैक्टर पता नहीं क्या रहा है, जिनके DNA में पता नहीं किस तरह की चीज़ें आई हैं, और आप उनको कह रहे हो कि ये लगाओ आप ऐसे हो जाओगे। मैं तो कह रही हूँ जो बना रहे हैं ये गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो देखकर इसी चीज़ को अपने ऊपर भी लगा रहे हैं और सारी चीज़ों को इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सो इन्हीं लोगों ने बड़ा ज़्यादा फैलाया था कि इससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। तो एक स्टडी की गई थी माइस पे, जिस पे उन्होंने भर भर के ऑक्सीबेंजोन डाला था, और उन्होंने बोला जी कि इसमें हार्मोनल फ्लक्चुएशन हो गए या दूसरी चीज़ें हो गई हैं। तो अगेन इट इज़ अबाउट माइस। आई मीन चलो आई अंडरस्टैंड कि किसी भी तरह के कोई भी आप जब भी फॉर्मुलेशन करते हो, उसको जब आप टेस्ट करते हो, वैसे तो क्रूएल्टी फ्री होना चाहिए। आजकल एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट क्लीन एंड क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स। इवन इफ़ अगर इस तरह की चीज़ें क्रूएल्टी फ्री नहीं बनाई जा सकती हैं और उसको टेस्ट करना ही पड़ेगा, जब आप इतने मिलियंस ऑफ लोगों पर जब किसी चीज़ को डाल रहे हो, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं चीज़ें करके देखनी पड़ेंगी, राइट। तो वो जब आप करते हो, टेस्ट करते हो और वो सारी चीज़ें देखते हो, the way their body responds is very different to how human body would respond, number one. Number two, there is only one paper which is written on that. Number three, the amount of oxybenzone used उस टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा था। वो शायद ज़िंदगी भर भी हम अपना सनस्क्रीन अपने फेस पर लगाते रहें 40, 50, 60 साल, तो भी वो इक्विवेलेंट नहीं होगा उस अमाउंट के जो अमाउंट का ऑक्सीबेंजोन इंजेक्ट किया गया था माइस में। सो यहीं के यहीं ये थ्योरी फॉल्सिफाई हो जाती है। इट हैज़ गॉट नो बाउंड, इट हैज़ गॉट नो फाउंडेशन एक्चुअली। सो इट्स नॉट फैक्चुअल। ये सिर्फ और सिर्फ फियर मॉन्गरिंग की जा रही है इस तरह की बात करके। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस लाइफस्टाइल पिज़्ज़ा पकौड़ा खाने से ज़्यादा होगा, सनस्क्रीन लगाने से नहीं होगा। राइट। आपको कैंसर बिना सनस्क्रीन के बाहर जाने से ज़्यादा होगा। ऐसे प्रोडक्ट्स चेहरे पे, हर चीज़ जो बॉडी पे लगती है ना वो एब्जॉर्ब होती है। आपका फेस वॉश, आपके मॉइस्चराइजर्स, आपका ऑयल, सबसे ज़्यादा ऑयल, इसके बारे में भी लोगों का बहुत है। कोकोनट ऑयल लगाओ। मेरी दादी तो कोकोनट ऑयल लगाती थी, धूप में बैठ जाती थी, उनको कभी सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्या कोकोनट ऑयल में SPF होता है? होता है। कोकोनट ऑयल अपने आप में हैज़ समवेयर अराउंड 1 to 7 उसका रहता है SPF, 1 to 7, जो कि मुश्किल से 15 से 20% ही एक्ट करेगा एज अ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाकर अगर धूप में बैठ जाओगे तो धूप की जो UV या UVB रेज हैं वो ज़्यादा इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगी। ओके। बालों में ऑयल लगा के स्टीम क्यों देते हैं? हीट आए ना, हीट की वजह से पोर्स ओपन होंगे एंड वो कहते हैं कि फिर ऑयल और अच्छे से आपकी सारी जगह पे अब्जॉर्ब हो जाएगा, राइट। यही है ना एंटायर लॉजिक बिहाइंड ऑयलिंग करके स्टीम लेने का। सो सेम अगर आप कोकोनट ऑयल लगा के धूप में जाओगे तो वो रेज जो हैं वो ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएंगी आपकी बॉडी में। सो नहीं, कोकोनट ऑयल कैन नेवर एवर रिप्लेस SPF। इनफैक्ट ऐसे लोग जिनको पिगमेंटेशन है उनका पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, ऐसे लोग जिनको सेंसिटिविटी है उनकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। तो जब इतना लोशन फॉर्म में सनस्क्रीन ईजीली अवेलेबल है, सस्ता सनस्क्रीन भी है, महंगा सनस्क्रीन भी है, आप अपनी अफोर्डेबिलिटी, अपने चाहत के हिसाब से अपना आप उसको यूज़ कर सकते हो, देन व्हाई वुड यू गो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कोकोनट ऑयल इज स्टिकी। हाउ कैन यू वेयर ऑल दीज क्लोथ्स एंड स्टेप आउट रोड्स पर? आप पूरा तेल लगा के कैसे जा सकते हो? आई मीन दैट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट। नानी दादी घर में बैठती थी, लेकिन उस और टाइम उस समय का UVB रेज पेनिट्रेशन डिफरेंट था। उस समय का डिफरेंट था, प्लस उस समय UV रेज एंड इतना इम्पैक्टेबल भी नहीं था, इम्पैक्ट नहीं करता था। लाइफस्टाइल बहुत अच्छी Right. थी यार। वो जिस तरीके का दूध, घी और जिस तरह की सारी चीज़ें खाते थे, एडल्ट्रेशन कम था फूड में, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल थी। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं आपकी इन सारी चीज़ों पर। तो
नो, इन सभी का आंसर नो है. ऑल द क्वेश्चन द आंसर इज नो. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि मतलब लोगों को भी लगता है कि आफ्टर 30 आफ्टर 40 उनकी स्किन थोड़ा सा ज़्यादा डल हो रही है, स्पेसिफिकली सनस्क्रीन लगाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन थोड़ी सी डार्क हो गई है. क्यों होता है, या मतलब एक्चुअली होता है, लोगों को इसीलिए पूछते हैं. तो इसका क्या सोल्यूशन है? सो ये दो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हो गए है ना. 30 के बाद चेहरे की डलनेस आना और सनस्क्रीन लगाने के बाद डलनेस आना. सो देखो, अगर सनस्क्रीन जो आपने चूज़ किया है वो अगर गलत है तो नेचुरल सी बात है कि आपके चेहरे पे जो है वो डलनेस लेकर आएगा. क्यों? क्योंकि एक तो आपका स्किन जो है वो ऑलरेडी बहुत ड्राई है और आपने ऊपर से लगा लिया मैट सनस्क्रीन, तो वो आपके चेहरे पे और ज़्यादा ड्राइनेस, डिहाइड्रेटेड लुक देगा. जितना ज़्यादा फेस डिहाइड्रेटेड होगा उसमें डलनेस आएगी, नंबर 1. नंबर 2, अगर आपका स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल बना रहा है और आपने सनस्क्रीन भी ऐसा यूज़ किया है जो कि मैट नहीं है लेकिन आपके चेहरे के ऑयलीनेस को बढ़ा रहा है, जिसमें हाइड्रेटिंग फैक्टर्स ज़्यादा हो गए, सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक बहुत ज़्यादा हो गए, आपने ऐसा अगर सनस्क्रीन यूज़ कर लिया तो येस, हाई चांसेस कि आपके चेहरे पे डलनेस आ जाएगी. अब आपका सनस्क्रीन ठीक है लेकिन आपकी बॉडी जो है वो एक डिफरेंट फेज में है. अ वुमन इन द एंटायर मंथ गोज थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्किन टाइप्स, जो उसको खुद को भी कई बार रियलाइज़ नहीं होता है, इन 4 फेजेस. ओके, उसकी महीने में कम से कम 3 से 4 बार स्किन टाइप चेंज होती है. प्री मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस. एंड इन तीनों में हर एक लड़की की स्किन चेंज होती है. उसके अकॉर्डिंग मेजॉरिटी लड़कियों को लगता है कि जब ड्यूरिंग मेंसेस उसको लगता है कि मेरा फेस जो है ज़्यादा ऑयली हो रहा है, एंड जैसे ही उसके 2-3 दिन ख़त्म हो जाते हैं उसका फेस बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, टुवर्ड्स दी एंड ओवरली ड्राई होना शुरू हो जाता है. तो येस, बहुत सारे लोगों में ये फैक्टर कुछ ज़्यादा ही अफेक्ट करने लग जाता है, बहुत सारे लोगों में नॉर्मल भी रहता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है. पर जिनकी चेहरे, जिनका स्किन टाइप या जिनके ग्लैंड्स अकॉर्डिंग टू उनकी हार्मोनल प्रोफाइल महीने में चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से उनके सनस्क्रीन की एप्लीकेशन और उसके वजह से दिखने वाला चेंज भी उनको काफ़ी एविडेंट होगा. तो क्या आपको डिफरेंट सनस्क्रीन रखना चाहिए? तो एज आई हैव सेड, आई हैव डिफरेंट सनस्क्रीन्स. जिनको ये प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग एवरीबडी, बट जिन्हें ये प्रॉब्लम है तो आई थिंक येस, यू शुड हैव एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ सनस्क्रीन्स विथ यू. एक मैट सनस्क्रीन और एक हाइब्रिड सनस्क्रीन. आई थिंक दीज 2 सनस्क्रीन विल डू गुड. व्हेन वी टॉक अबाउट अच्छा, दिस डलनेस इन मेन, मेजर फैक्टर इज़ नॉट द राइट चॉइस ऑफ सनस्क्रीन अकॉर्डिंग टू देयर स्किन टाइप. तो अगर मेन है और सनस्क्रीन लगाने के बाद डलनेस आ रहा है तो उन्होंने गलत सनस्क्रीन चूज़ किया अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, या फिर वो सनस्क्रीन को ओवर लगा रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, या फिर सनस्क्रीन लगाते ही विद इन 5-10 मिनट्स बाहर निकल गए. तो एक तो सनस्क्रीन का असर नहीं आएगा. सनस्क्रीन को एक्टिवेट होने में 20-25 मिनट्स, हम एटलीस्ट 30 मिनट्स कहते हैं, लग जाता है. जब वो एक्टिव हो जाता है, कम्प्लीटली अब्सॉर्ब हो जाता है, आप बाहर निकलते हो तो वो एक्ट करेगा. शील्ड को भी तो अपने आप को तैयार करने में समय लगता है ना. सो यू नीड टू गिव इट दैट टाइम. आप जल्दी से निकल गए तो क्या हुआ कि सनस्क्रीन लगा हुआ है, बाहर का डस्ट, डर्ट, पोल्यूशन, सनरेज, धूप, सारी चीज़ें एग्जैक्टली आपके फेस पे आकर लग रही हैं और आपका फेस जो है वो डल होता जा रहा है. सो यू नीड टू बी केयरफुल. यू हैव टू अप्लाई. देखो, जब आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं ना, तो उसको चलाने की कला आनी चाहिए. हर एक इंसान जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र है वो ज़रूरी नहीं है कि वो जीतेगा ना. उसको, उसके पास वो स्किल होना चाहिए जीतने की, लड़ने की. द सिमिलर इज़ विद ऑल दीज थिंग्स. ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से भी चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, पर क्या आप उसको करेक्टली अप्लाई कर रहे हो, क्या आप उसको करेक्टली रीअप्लाई कर रहे हो, उस पर्टिकुलर अमाउंट में अप्लाई कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एज फार एज योर अनदर क्वेश्चन वॉज कि आफ्टर 30 डलनेस, सो आई थिंक इसका आंसर मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका सेल का जो साइकिल है वो लेंदन होना शुरू हो जाता है.
and plus thanks to the lifestyle and your habits, plus और भी environmental factors, pollution and everything, आपकी स्किन जो एक्सफोलिएट हो रही है हर 40 से 45 दिन में या 35 दिन में, जब एक्सफोलिएट हो रही है वो अनइवन एक्सफोलिएट हो रही है, कहीं से परत उतर रही है, कहीं पे अभी भी चिपकी हुई है, तो जो जहाँ पे चिपकी हुई है वो वाला एरिया आपको डार्कर दिखाई देगा, इसीलिए आपका जो स्किन टोन है वो अनइवन दिखाई देगा। दैट इज़ द रीज़न चेहरे पे डलनेस भी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। राइट। ओके, या ओके मैम, एक क्विक रैपिड फायर करते हैं। श्योर। सो शक्ति सहगल जी हैं जिन्होंने पूछा है हमारे कमेंट करके हमारे लास्ट पॉडकास्ट में कि डीप एक्ने स्कार्स का कोई सोल्यूशन बताइए। ओके, हाय शक्ति। सो डीप एक्ने स्कार, अब एक्ने स्कार ना बहुत तरह के होते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगी कि हाइपोट्रॉफिक डीप की बात चल रही है तो हाइपोट्रॉफिक ही हो गया, मतलब गड्ढे हो गए हैं, पिटेड स्कार हो गए हैं। वो पिटेड स्कार भी रोलिंग, बॉक्स स्कार और कई तरह के होते हैं। सो एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, एज अ डर्मैट सर्जन, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि या तो लेज़र्स या माइक्रो नीडलिंग इन क्लिनिक ट्रीटमेंट आप कराओ, उससे आपको रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा और जल्दी मिलेगा। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं, या वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे इस तरह के क्लिनिक्स नहीं हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी होती है, तो हम फेस के लिए पूरा रूटीन बना कर देते हैं। सो जैसे कि मैं बात कर रही थी पहले भी कि इनारा में एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट्स होते हैं, पेशेंट्स आते हैं जिन्हें हम पूरा रूटीन बना कर देते हैं कि उनका मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन क्या होना चाहिए, जिससे एक्ने स्कार उनके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होते जाएं। बट नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। एक्ने स्कार मतलब गड्ढे जहाँ पे स्किन ऑलरेडी डेड है, जहाँ पे कोई टिश्यू नहीं है, वहाँ पे नई स्किन बनाना टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन कंसिस्टेंसी एंड राइट स्किन केयर प्रोडक्ट, राइट मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए। सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अपने डर्मैट से या फिर इनारा के थ्रू कंसल्टेशन लें। राइट। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आयुषी वर्मा ने पूछा है कि ऑयली स्किन पर हनी और ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं क्या? ओके आयुषी, अगर आपने लास्ट मेरा एपिसोड देखा है तो मैंने डेफिनेटली उसमें बात की है कि हनी किस तरीके से सेंसिटाइज कर सकता है, उसमें जिस तरह के एलर्जेंस होते हैं वो हर तरह की स्किन को सूट नहीं कर सकते हैं। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, जितना ज़्यादा अच्छा और प्योर हनी होगा उतना ही ज़्यादा एलर्जीज़ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो येस, अगर आप पहले से लगाती आई हैं, आपको सूट करता है, और आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहले एक पैच टेस्ट करें 12 आवर्स का, नेक में जॉ लाइन के एरिया पे लगा कर देख लें, और अगर 12 घंटे में कोई रेडनेस या कुछ और नहीं आ रहा है तो आप लगा सकते हैं हनी। बट जहाँ तक ग्लिसरिन की बात है तो ग्लिसरिन इज़ आइडियली मेड फॉर डिहाइड्रेटेड ड्राई स्किन। आई वुड नॉट सजेस्ट ग्लिसरिन स्पेशली फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, नो। ओके। एंड अगेन एक क्वेश्चन है संगीता श्रीवास्तव की, जिन्होंने पूछा है हमसे कि डेली फिश ऑयल ले सकते हैं क्या मैम? ओके, पहली चीज़ तो कोई भी सप्लीमेंट बिना डॉक्टर की गाइडेंस के नहीं लेना चाहिए, है ना। Okay. बॉडी में क्या क्या चीज़ है, कैसे कर रही है, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट येस, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो कि इसमें होता है, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए किस तरह का सोर्स होता है, तो नट्स होते हैं, है ना, एंड कुछ वेजीज़ होती हैं जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, बट उसकी मात्रा उनमें बहुत कम होती है। दैट इज़ द रीज़न वेजिटेरियंस को हम अलग से सप्लीमेंट्स देते हैं। सो डेली आप इसे ले सकते हैं, आइडियली 3 ग्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसमें EPA और DHA होता है, इकोसापेंटेनोइक एसिड और इंडोकोसाहेक्सेनोइक एसिड, एंड इसका प्रॉपर जो है रेशो होना चाहिए जिसमें ये लिया जाता है। एक प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए आप लें, 2 महीना या 3 महीना, देन स्टॉप इट। देन फिर अगर आपको लगता है तो आप लें, स्पेशली उन लोगों में जिनकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम रही है, डॉक्टर ने उन्हें सजेस्ट किया है, अगर उनकी एज उस तरीके की हो रही है, अगर उनकी बहुत ज़्यादा ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन है, उन्हें स्किन कंडीशन लाइक सोराइसिस है, सो इस तरह के पेशेंट्स में हम डेफिनेटली ओमेगा और फिश ऑयल को इंक्लूड करते हैं एज अ सप्लीमेंटेशन। आप लें, थोड़े समय के लिए लें, देन अगेन ब्रेक लें, दोबारा से लें, देन अगेन अपना साइक्लिकल मैनर में लें। बट एज अ डॉक्टर आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी भी सप्लीमेंट को स्टार्ट करें। ओके। एंड वन एंड लास्ट क्वेश्चन जो
आद्विक रजावत जी ने पूछा है, एंड मुझे लग रहा है कि ये उन्हीं ने नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम विटामिन B12 के लिए क्या खाऊं, मेरी एज नहीं है फिर भी मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ओके, सो आद्विक, हाँ, ओके आद्विक, एज नहीं है, आप कितनी एज है ये आपने बताया नहीं है। एंड विटामिन B12 अगर आपने टेस्ट कराया है, देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू वुड नेवर नो क्या कि विटामिन आपके जो B12 की वजह से ही बाल सफ़ेद होते नहीं हैं बस? नहीं नहीं नहीं, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यू टिल द टाइम आप अपने ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड वर्कअप कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, आपको नहीं पता चल सकता कि आपके पास आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। सो हमेशा पहले तो ब्लड टेस्ट कराओ और उसके बाद आप देखो तो, क्योंकि बाल सफ़ेद होना प्रीमेच्योर एजिंग जेनेटिक भी होता है, प्रीमेच्योर एजिंग पानी की वजह से भी होता है, स्कैल्प की कंडीशन की वजह से भी होता है, प्रीमेच्योर एजिंग जो विटामिन डी है उसकी कमी की वजह से भी होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन B12 ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। सो कैल्शियम पेंटोथेनेट जो होता है उसकी कमी से सबसे ज़्यादा जब भी हमने टेस्ट कराए हैं और हमें पता चला उसकी कमी है, तो जितने भी सप्लीमेंट्स जो हेयर ग्रेइंग, ग्रे हेयर के लिए दिए जाते हैं उसमें कैल्शियम पेंटोथेनेट होता है। तो सबसे पहले तो जानना ये बहुत ज़रूरी है कि रूट कॉज क्या है ये होने का। अगर वो रूट कॉज को अलग कर दिया जाए तो येस, आप रिवर्स कर सकते हो अपने ग्रेइंग ऑफ हेयर, नॉट नेसेसरी। अगर एज आपकी कम है और अगर इन सभी कंडीशंस में से कोई एक चीज़ आपका राइट टिक होता है तो हाई चांसेस हैं कि आपका ये रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन देन अगेन इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए यू विल हैव टू कंसल्ट एंड विजिट अ डॉक्टर। अगर आप विजिट नहीं करना चाहते हैं तो एज आई हैव सेड, आप अपना कंसल्टेशन इनारा स्किन ऐप के थ्रू भी मेरे साथ और मेरी टीम के साथ ले सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपकी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए किस तरह का आपका रूटीन होना चाहिए। What is your like last biggest advice for all the users and especially for this conversation? What would you like the most? And लोगों को किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? लोगों को अपने शरीर पर भरोसा होना चाहिए। मुझे लगता है आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया के पोस्ट और इन्फ्लुएंसर्स और इन सारी चीज़ों में जितना आप ज़्यादा जाएंगे तो ये नेवर एंडिंग है और आप उतना ही परेशान रहेंगे। देखो, हर एक इंसान जिसके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है और वो सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। जिसके पास ऑप्शंस कम हैं या है ही नहीं, वो खुश है क्योंकि उसे पता है इसके अलावा और कुछ है नहीं, राइट। सो अपने शरीर पर भरोसा रखो, वो आपको क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, वो आपको क्या बता रहा है, वो जो आपको बता रहा है आप सिर्फ उसी चीज़ पर ध्यान दो। कोई भी चीज़ को बिना डॉक्टर की सलाह के मत लो। आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट हर जगह डॉक्टर है। एंड मैं इस बात को क्यों मैं बार बार बता रही हूँ कि इनारा स्किन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके पास स्किन है एंड जिसके पास फ़ोन है वो इनारा का लाभ उठा सकता है। आपको सिर्फ अपने iOS या एंड्रॉयड में इनारा स्किन ऐप को डाउनलोड करना है, अपने फेस को स्कैन करना है, आपको रूटीन मिलेगा, या फिर आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, दैट टू ओनली फॉर 299, मतलब 299 में, विच इज़ लाइक एंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट। मतलब आप You know, ओनली जस्ट 299 किसी भी Consultation. कुछ किसी भी प्रॉब्लम yes, का anything कंसल्टेशन ले related to सकते हो। skin, hair and nails Oh my God. एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और उसके अलावा भी अगर आपकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप एक डर्मैट के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री। वहाँ पे 24 आवर्स टीम जो है अवेलेबल रहती है चैट करने के लिए। टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो चैट करते हैं, जो वीडियो कंसल्टेशन, ऑनलाइन टेली कंसल्टेशंस भी करते हैं, एंड प्रॉपर फॉलोअप्स होते हैं जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, जिसमें आपको एडवाइसेस दिए जाते हैं खाने पीने के, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो इट इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन for anything and everything pertaining to your skin, hair and nails, as well as internally आपको जो भी इशू है आप उसके regarding suggestions, advices ले सकते हैं। So इतना आसान है, चाहे 2 tier city हो, 3 tier city हो, कहीं पे भी है आपके पास। अगर स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है आपके टाउन में, आपके शहर में, आप घर बैठे डॉक्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बिकॉज जहाँ हमें लगता है कि यहाँ पर फिज़िकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो हम पेशेंट को उसी तरीके से गाइड करते हैं। इनफैक्ट हमें उन्हें हेल्प भी करते हैं उनके शहर में इस तरह के डॉक्टर्स को ढूंढने के लिए जहाँ पे वो अपना फिज़िकली जाके एग्जामिन करा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। सो क्वाइट ट्रस्टेड,
टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, हाईली एडवांस्ड है। एंड अभी अभी रिसेंटली 12th इंटरनेशनल हेल्थ केयर अवार्ड मिला है अरे उसे वाह। अपोलो की तरफ से भी, एंड द अपकमिंग हेल्थ केयर एंड आईटी अवार्ड मिला है। सो बिकॉज इट हैज़ सीन समथिंग कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे देश के गांव गांव शहर कस्बे तक पहुंच सकती है। जिसके पास भी चमड़ी है और फ़ोन है वो इस चीज़ का लाभ उठा सकता है। क्या सो बात दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से कि जब आपके पास अब ये चीज़ अवेलेबल है तो प्लीज़ अपने आप को बिना डॉक्टर की सलाह मशवरा के अपने आप को खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें। चीज़ों को टाइमली ट्रीट करें ताकि वो आगे चल के और ज़्यादा आपके लिए दिक्कत वाली ना बन जाए कि और उसमें ज़्यादा आजकल तो समय लगे। 299 का लार्ज पिज़्ज़ा भी नहीं आता है। आजकल 299 का लार्ज पिज्ज़ा भी नहीं आता है। राइट राइट। तो इनफैक्ट इवन मीडियम भी जाते हो तो आपका 18% टैक्स लगता है। दिस इज 299 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस which is valid for 4 weeks. I mean, nowhere that validity Okay. is there. Yeah. So this is what my thing is, because as a doctor ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है कि लोग जिस तरीके से अपने स्किन के साथ, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आई थिंक बहुत एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं लोगों तक सही बात, सही सलाह, सही जानकारी और सही दवाइयाँ, हर एक चीज़ मुहैया करा सकूं, पहुंचा सकूं। एंड यही रीज़न था कि इनारा आया पिक्चर में। एंड इनारा स्किन ऐप एंड बहुत सारे ने डॉक्टर्स को डरा रखा है। आई डोंट थिंक कि उन्हें डरना चाहिए। आई मीन इनारा स्किन ऐप एक ऐसी जगह है जहाँ जिसके थ्रू हम बहुत सारे डॉक्टर्स तक पेशेंट्स भी पहुँचा रहे हैं, उनके अपने शहर के जो पेशेंट्स हैं, जैसा मैंने बताया, मुझे जहाँ लगता है ज़रूरी कि लगता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशंस भी है और मुझे ऐसा लगता भी है कि खुद डॉक्टर्स को आके भी अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहिए यहाँ पर। राइट राइट, ताकि व्हाई नॉट? क्योंकि आप अपने आप से इतना बड़ा सिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज लॉट ऑफ सिस्टम्स, डिजिटल Right. मार्केटिंग एंड बहुत एफर्ट्स लगते हैं। Right. अगर आप सिर्फ रजिस्टर्ड करते हो तो माइट बी पॉसिबल कि इनारा आपके शहर में Of आपके लिए अच्छे course. पेशेंट्स आप तक डायरेक्टली बिल्कुल पहुंचा सके। बिल्कुल, हम आज भी कर रहे हैं एंड कल को हमारा प्लान है एंड वी आर लाइक ओपन फॉर इट कि इफ़ डॉक्टर्स वुड वांट टू कोलैबोरेट विद इनारा एंड अपने पेशेंट्स हमारे थ्रू अपने तक पेशेंट्स पहुंचाना चाहते हैं, या हमें लगता है कि हाँ उनका क्लिनिक इतना अच्छा है और वो डॉक्टर और वो जगह उस लायक है कि हम अपने पेशेंट्स को वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं फॉर फिजिकल एग्जामिनेशंस या इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स के लिए, तो व्हाई नॉट? ऑफ कोर्स वी आर क्वाइट ओपन फॉर दैट। ओके। एंड अगेन कि आज के कॉन्वर्सेशन में आपको कुछ भी लगा जो ऐसा मिस हुआ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? I think I loved talking about sunscreens because हर एक इंसान बस blindly sunscreens को कर रहा है। लोगों को ये पता ही नहीं है। आपको याद रहेगा UVA और UVB, the मुझे तो UVA is for aging and B is for burning. Burning. सो ये आई थिंक ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था जो मैं अपने कंसल्टेशन में लोगों तक पहुंचाती हूँ, बट आई थिंक इस पॉडकास्ट के ज़रिए सनस्क्रीन को जितना मैं बेसिक और जितना इजी बना सकती थी लोगों तक पहुंचाने के लिए, मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है एंड आई एन्जॉयड एंड लव्ड दैट पार्ट। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का कॉन्वर्सेशन, फुल ऑन सनस्क्रीन, एक्ने, पिगमेंटेशन, ड्राई स्किन को लेकर, मॉइस्चराइजर्स एंड एवरीथिंग दैट वी कवर्ड टुडे। आई होप आपको हमारा कॉन्वर्सेशन आज का बहुत अच्छा लगा होगा। स्पेशली आप ऐसे लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे जिन्हें आज के इस एपिसोड की रिक्वायरमेंट है। इसी एपिसोड के बहुत सारे सेमी क्लिप्स हम अपने दूसरे चैनल्स PDR हिंदी पर भी डालते हैं, जहां पर आपको बहुत ही कम टाइम में ऐसी नॉलेज मिल सके जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन आज का ये एपिसोड इनारा के थ्रू स्पॉन्सर्ड था एंड दिस एपिसोड के थ्रू हमने ये कन्वे करने की भी कोशिश की कि कैसे आप स्पेसिफिकली अपनी स्किन के लिए अपने फ़ोन के थ्रू ही पूरा डेली स्किन के रूटीन चेक कर सकते हो। साथ में अगर आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है तो ये एप्लीकेशन इनारा AI बेस्ड एप्लीकेशन आपके लिए रिकमेंड भी करता है कि आपके लिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स ज़रूरी हैं जो आपको अपने डेली स्किन के रूटीन में यूज़ करने चाहिए और आपको प्रोवाइड भी कराता है। तो आज ही अपने फ़ोन में इनारा स्किन केयर ऐप को डाउनलोड करें और अपने फेस के लिए और अपनी डेली लाइफस्टाइल के लिए भी एक अच्छा स्किन केयर रूटीन ज़रूर चेक करें। थैंक यू सो मच।